असली यंग मास्टर का चेहरा बिल्कुल उस अमीर माँ जैसा था। उसके लौटते ही 10 सालों से मुझसे नफरत करने वाले मेरे परिवार ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैंने सोचा था कि अपने डिवाइन डॉक्टर वाले रूप को सामने लाकर उन्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन तभी शहर के सबसे अमीर आदमी ने खबर फैला दी कि वे अपने 18 साल पहले खोए हुए 7th यंग मास्टर को ढूंढ रहे हैं। दी गई सारी डिटेल्स मुझसे पूरी तरह मैच कर रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए निकल ही रहा था कि अचानक सड़क के किनारे से एक चीख सुनाई दी, अरे नहीं, कुछ बुरा हुआ है, कोई बेहोश हो गया है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। हे भगवान, ये तो एक बच्चा है, इसका चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया है। ये शोर सुनते ही मैंने बिना झिझक अपनी साइकिल रोकी और भीड़ की तरफ बढ़ा। जमीन पर लेटी वो बच्ची मुश्किल से 5-6 साल की होगी। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। किसी ने पास खड़े एक व्हाइट कोट पहने लड़के को पकड़ा। बेटा, तुम डॉक्टर हो ना? प्लीज इस बच्ची को बचाओ। उसने हाथ पीछे खींच ली। नहीं आंटी, इसके फैमिली मेंबर्स यहाँ नहीं है। मैं बिना इजाजत कोई रिस्क नहीं ले सका, उसने बड़ी बेरुखी से कहा। और वैसे भी मैं हर किसी का इलाज नहीं करता फिरता। ये देखकर मैंने फौरन भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया। मेरी आवाज ठंडी और प्रोफेशनल थी। सब पीछे हटिए, इसे ताज़ा हवा की जरूरत है। वेंटिलेशन होने दीजिए। मेरा एटीट्यूड इतना प्रभावशाली था कि किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। पर जैसे ही मैं नीचे झुका और बच्ची के नेक पर पल्स चेक करने लगा, पास खड़ी एक औरत घबरा गई। बेटा, तुम्हारी उम्र तो देखो, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, पहले 120 पर कॉल कर लो, ये बच्ची शायद खो गई है। एक बुजुर्ग भी समझाने लगे, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सिर डाल देंगे। मैंने बिना वक्त गंवाए बच्ची के कपड़े ढीले किए और उसे छांव में ले गया। अंकल आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास मेडिकल लाइसेंस है। ये कहते ही मैंने अपना बैग खोला और एक फोल्डेबल मेडिकल किट बाहर निकल आई। उसमें सिल्वर नीडल्स और कई तरह के सर्जिकल नाइव्स करीने से सजे हुए थे। मैंने एक बार फिर बच्ची की पल्स जांची। ये मंजर देख वो व्हाइट कोट वाला लड़का खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, तुम इसे यूं ही सुइयां कैसे चुभा सकते हो? मैंने उसे इग्नोर किया और बच्ची के हार्ट रेट पर फोकस करने लगा। वो लड़का चिढ़कर बोला, मैं जिंगी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम झांग लॉन्ग है और मैं चेन लाओ का शागिर्द हूँ। अपनी उम्र तो देखो। मैंने अपना सारा ध्यान बच्ची की नीडल्स को सैनिटाइज करने पर लगाया। अपने ऐसी बेइज्जती है, झांग लॉन्ग आगे बुरा हो गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जब ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि 120 का इंतजार करो तो हमें समझ नहीं आता। मैंने जमीन पर घुटने टिकाए, उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, हाथ पर हाथ धरे। बैठने से इमरजेंसी टाइम बर्बाद हो रहा है। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यही सिखाया है? झांगलोंग को ये बात चुभ गई। इलाज के नाम पर नाटक तुम कर रहे हो। अपनी ये चाइनीज मेडिसिन वाली सूडो साइंस बंद करो और मुझे सीपीआर करने दो। मैंने उसे ठंडी और बेरुखी भरी नजर से देखा। यह हीट स्ट्रोक है, तुम फालतू में सीपीआर क्यों कर रहे हो? झोला छाप डॉक्टर कहीं के। मेरी बात सुनकर झांग लोंग आग बबूला हो गया और चिल्लाया, किसे झोला छाप कहा तुमने? तुम्हें पता भी है कि मेरा मेंटर कौन है? वो अभी चेन लाओ के साथ विदेश से लौटे हैं। इस मामूली लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी मेडिकल स्किल्स पर सवाल उठाने की? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जानने में रास्ता छोड़ो। मैंने उस छोटी बच्ची की उंगलियों को पकड़ा और बड़ी फुर्ती से नीडल्स निकालकर उन्हें डिसइंफेक्ट करने का काम शुरू कर दिया। झांगलोंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं तुम जैसे चाइनीज मेडिसिन के ढोंगी के मुंह नहीं लगना चाहता। इसके होंठ नीले पड़ रहे हैं, साफ है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। मायोकार्डियल हाइपोक्सिया की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है और होंठ नीले पड़ रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मेरी नजरें एकदम बर्फीली थीं। मैंने कहा, लेकिन हीट स्ट्रोक में भी होंठ नीले पड़ जाते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क इसकी पल्स में है, जो एकदम स्टेबल और संतुलित है। और तो और इसके होंठों की दरारें साफ बता रही हैं कि ये काफी देर से हाई टेम्परेचर वाले माहौल में थी। तुमने ये मेडिकल साइंस नोटिस तक नहीं किए और खुद को मेडिकल स्टूडेंट कहते हो। भीड़ में से किसी ने मेरी बात का समर्थन किया। हाँ, मेडिकल साइंस देखना तो जरूरी है, मैंने भी यही पढ़ा है। लोग कानाफूसी करने लगे कि ये यूनिवर्सिटी वाला तो बेकार निकला, वो लड़का ही। चलो मान लिया कि ये हीट स्ट्रोक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इन कुछ सुइयों से वो ठीक हो जाएगी? अगर ऐसा है तो मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या काम? मेरी आंखें गुस्से से ठंडी हो गईं। तुम सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दुनिया के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पीछे हटो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कमाल दिखाते हो। झाम लॉन्ग ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुमने इसे सिर्फ सुइयों से ठीक कर दिया तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें बाप कहूंगा। मुझे तुम्हारे इस बाप शब्द का इंतजार रहेगा। मैंने अपना हाथ उठाया और पूरी सटीकता के साथ पहली नीडल मिंग हुआंग लगा दी। बच्ची ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी हलचल देखकर ऐसा लगा जैसे उसे होश आ रहा हो। ये देखते ही भीड़ में मौजूद लोग चिल्ला उठे, देखो, इसे तो होश आ रहा है। झांग लोंग सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? क्या सिर्फ एक नीडल से होश वापस आ सकता है?
मैंने बड़े ही शांत अंदाज में दूसरी नीडल चुभाई और शीर्षवान पॉइंट पर ब्लड लेटिंग शुरू की। पलक झपकते ही उस बच्ची ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी काली और चमकदार आंखें खामोशी से मुझे देख रही थीं। हालांकि उसका चेहरा अब भी सफेद पड़ा था। वहां खड़ा हर इंसान दंग रह गया। एक महिला ने हैरानी से पूछा, बेटा क्या सिर्फ 2 सुइयों से ये ठीक हो गई? मैंने धीरे से उस घाव को दबाया और खून रुकने के बाद डिसइंफेक्टेड कॉटन से उसे साफ किया। आंटी, ये कोई मामूली सुइयां नहीं है। शीर्षवान पॉइंट उंगलियों के पोरों पर होता है, जो शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। आक्यूपंक्चर से इस हाई हीट का इलाज मुमकिन है। झांग लॉन्ग अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था और कहने लगा, ये बच्ची अभी भी बोल नहीं रही है, शायद तुम्हारी उस नीडल ने। इस ट्रीटमेंट के बाद साइड इफेक्ट्स होंगे। आंटी हैरान थी कि जब ये लड़का होश में आ गया है तो ये साइड इफेक्ट्स की क्या बात कर रहा है। बेटा, तुम माफी मांगने से बचने के लिए ये सब बहाने तो नहीं बना रहे? इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? झैंग लॉन्ग ने उसे देखा और अचानक हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सब मिले हुए हो ना। एक बंदा ढोंग करता है और दूसरा सपोर्ट। तुम जैसे टीसीएम डॉक्टर्स कभी अच्छे नहीं हो सकते। मेरी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही मैंने हाथ उठाया, उस छोटी बच्ची ने अपनी ठंडी और भारी आवाज में कहा, टीसीएम सदियों से हमारी कंट्री का प्राइड रहा है। अंकल डॉक्टर, हमने से पहले आपको थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था। झांग लॉन्ग बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। वो अभी कह रहा था कि लड़की ठीक नहीं हुई और उसने बोलकर सबके सामने उसका मुंह बंद कर दिया। ये सीधा उसके फेस पर एक तमाचा था। आंटी जोर से हंसने लगी और बोली, सही कहा, थोड़ा पढ़ लिख लो। झांग लॉन्ग ने घमंड से कहा, मैं तुम जैसे लो क्लास लोगों के मुंह नहीं लगता। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मैंने एक सिल्वर नीडल हवा में फेंकी, जो उसके चेहरे के पास से गुजरते हुए सीधा एक पेड़ में जा घुसी। झांग लॉन्ग डर के मारे वहीं जम गया। उसके पैर कांपने लगे। मैं बड़े आराम से कहा, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? एक मामूली लड़का होने के बावजूद उसकी बॉडी से निकलने वाली हैवी ऑरा ने सबका दिल दहला दिया था। झांग लॉन्ग ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं क्या बोला? माफी मांगो और मुझे डैड कहो। मैंने अपने फोन को हल्के से टैप किया। झांग लॉन्ग ने अकड़ते हुए कहा, गलत डायग्नोसिस किसी से भी हो सकती है। मेरे पास तुम जैसे हाफ बेक डॉक्टर से उलझने का टाइम नहीं है। आंटी से रहा नहीं गया। ये चेन लाओ का स्टूडेंट है, एक छोटे से लड़के से हार गया और अब माफी भी नहीं मांग रहा। कैसे मेडिकल एथिक्स हैं तुम्हारी? मेरी एथिक्स का क्या? झांग लॉन्ग बेशर्मी से बोला, कौन गवाह है तुम लोग? जितना पूरी जिंदगी में कमाओगे उतनी चेन लाओ की एक फीस होती है। मेरा यहाँ होना तुम्हारी किस्मत है। तुम जैसे लोग बस बातें करना जानते हो, निकलो यहाँ से। आंटी गुस्से से कांप रही थी, पर झांग लॉन्ग को लगा कि ये लॉ अबाइडिंग सोसाइटी है, इसलिए ये मामूली डॉक्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी आंखों का रंग बदल चुका था। मैंने बड़े ही कूल अंदाज में अपने हाथ में एक कैंडी घुमाई। फिर मैंने अपनी उंगलियों से वो कैंडी झैंग लॉन्ग की तरफ शूट कर दी। झैंग लॉन्ग के घुटने जवाब दे गए और वो सीधा जमीन पर गिर गया। उस बेतहाशा दर्द ने उसके चेहरे को मरोड़ कर रख दिया। उसने उठने की कोशिश की, पर उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर जम गया है। वो ना बोल पा रहा था ना हिल पा रहा था, जैसे उसके प्रेशर पॉइंट्स लॉक हो गए हों। मैं उसके पास गया और ठंडी आवाज में कहा, एक मेडिकल स्टूडेंट होकर तुम बेसिक डायग्नोसिस तक नहीं कर पाए। डॉक्टर बनना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये लोगों की जान बचाने के लिए होता है। तुम्हारी मेडिकल स्किल्स तो खराब हैं ही, पर तुम्हारी एथिक्स उससे भी ज्यादा गिरी हुई है। आज तुम्हारा ये घुटने टेकना मैं स्वीकार करता हूँ। इसे अपने मास्टर के लिए एक सफाई समझना। झांग लॉन्ग की आंखों में नफरत भरी थी। मैंने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, जब तुम इतने बेशर्म हो तो सड़क पर 1-2 घंटे यूं ही बैठे रहने से क्या फर्क पड़ेगा? झांग लॉन्ग चिल्लाया, तुमने मुझ पर कौन सा जादू किया है? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। किसी ने मुझ पर हमला किया है। मैं हंसा, कौन गवाह है? झांग साहब, आप खुद घुटनों पर गिरे हैं। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। भीड़ ने मजे लिए। बेटा, इसने कुछ नहीं किया। तुम ही पहले लोगों की हेल्प नहीं कर रहे थे, और अब जब इसने जान बचा ली तो बकवास कर रहे हो। तुम ही तो सबको सोशल लोअर क्लास और कम उम्र बोल रहे थे। कितने बेशर्म हो तुम सब। देखो, एक बड़ा मेडिकल स्टूडेंट आज सड़क पर माफी मांग रहा है। झांग लॉन्ग का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। उसकी सांस अटक गई। कहते हैं ना, किसी से भी पंगा लो, पर इन मोहल्ले की आंटी से नहीं। झांग लॉन्ग जो अभी तक चिल्ला रहा था, लोगों की नजरें कर अपना चेहरा छुपाने लगा। उसे डर था कि कोई उसे पहचान न ले। मेडिकल सर्कल में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने मन ही मन सोचा कि ये छोटा डॉक्टर ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। उसने कसम खाई कि अगली बार जब ये लड़का दिखेगा तो वो उसे सबक सिखाएगा। मैंने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अगर अगली बार मिला तो मैं उसकी टांगे तोड़ने में देर नहीं करूंगा। बहुत से बुजुर्ग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगने लगे। जिस तरह मैंने नीडल्स यूज की थी, उन्होंने वो चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। उन्हें मुझसे जुड़ना ही था। एक आंटी बोली, बेटा तुम्हारा काम कमाल का है क्या? घर में कोई चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर है? मैंने अपनी दादी के बारे में सोचा, जो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी दादी टीसीएम की एक्सपर्ट थी। उनकी अपनी एक क्लिनिक थी। आंटी ने कहा, तभी तो मैं तुम्हारे पास और कस्टमर्स भेजूंगी। मैंने बड़े अदब से शुक्रिया कहा। मुझमें किसी बड़े डॉक्टर वाला घमंड नहीं था।
वो छोटी बच्ची जिसे मैंने बचाया था चुपचाप सब देख रही थी। जब मैं अपने काम से फ्री हुआ तो मैंने उससे पूछा, अब सर तो नहीं चकरा रहा? उसने अपना नन्हा सा सर हिलाया और ऊपर देखकर कहा, भैया थैंक यू शाओसी की जान बचाने के लिए। अगर आज आप नहीं होते तो शाओसी मर जाती। उस बच्ची की आवाज बहुत प्यारी थी, आंखें बड़ी बड़ी और रंग बिल्कुल साफ था। शुक्रिया कहते वक्त उसने बड़े अदब से झुककर बो किया, मेरा नाम शाओसी है। मैंने पूछा, तुम्हारे घर कहाँ है? उसने पीछे सीजर होटल की तरफ इशारा किया। मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि बच्ची के कपड़े और उसकी महंगी वॉच उसकी अमीरी बता रही थी। मैंने उसे समझाया, अगली बार बाहर आओ तो बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर आना। जैसे ही मैं जाने लगा उसने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जहां जाता वो मेरे पीछे चलती। मैंने रुककर कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शाओसी ने खुशी से सर हिलाया। नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड। वो छोटी बच्ची भागकर अपनी कार की तरफ गई और पीछे रह गया। जियांग तेजू, जिसने आगे बढ़कर एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, जियांग सर, हमारी मिस की जान बचाने के लिए शुक्रिया। ये एक छोटा सा तोहफा है, प्लीज इसे रख लीजिए। मैं धीरे से मुस्कुराया, मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें मेरा नाम पता है, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम शुक्रिया नहीं करना चाहते बल्कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। जियांग तेजू एक पल के लिए ठिठक गया और बोला, जियांग सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और उस बच्ची की तरफ देखा। छोड़ो, उसे बता देना कि मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं सीढ़ियों से खड़ा हुआ और वहां से चल दिया, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे। जियांग तेजू ने आखिर चैन की सांस ली। उसे सच में डर था कि जी फैमिली से निकाला गया ये फेक यंग मास्टर कहीं उनकी मिस के पीछे ना पड़ जाए। मैं अपना ब्लैक बैग उठाए वहां से निकल पड़ा। मेबाक में बैठी उस औरत ने बस मुझे दूर जाते हुए देखा। उसने बच्ची के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराहट के साथ पूछा, वही है ना जिसने तुम्हारी जान बचाई? वो बच्ची एकदम सीधी होकर बैठी और परेशान हो गई। ब्रदर, वो चले क्यों गए? जियांग तेजू पास आया और झुककर बोला, शाओसी मिस, मैंने उनका कांटेक्ट इन्फो नहीं लिया। बच्ची की आंखें एकदम ठंडी और खौफनाक हो गईं। क्या तुमने उन्हें यहाँ से भर दिया? जियांग तेजू की रूह कांप गई। पूरे जिंग सिटी में इस छोटी सी बच्ची से पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो बाकी आम बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं थी। महज 5 साल की उम्र में भी उसके पास बहुत दिमाग था और उसकी पर्सनालिटी काफी कोल्ड थी। सिवाय बॉस के शाओसी मिस किसी की बात नहीं मानती थी। बाकी सभी सबॉर्डिनेट्स तो उससे खौफ खाते थे। वो किसी के करीब नहीं जाती थी। इसलिए जियांग तेजू उसे उस लड़के के साथ घुलता मिलता देखकर हैरान था। अपनी ड्यूटी याद करते हुए उसने सफाई दी, मिस, उस लड़के का मार्केट रिकॉर्ड और फीडबैक अच्छा नहीं है। मुझे डर था कि शायद उसके इरादे ठीक नहीं है। पर वो तो मुझे जानता तक नहीं, तो उसके इरादे क्या होंगे? बच्ची का गुस्सा और बढ़ गया। असल में गलती तुम लोगों की थी कि मेरा ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से मैं बीच सड़क पर बेहोश हो गई। मुझे हीट स्ट्रोक हुआ था। अगर वो ब्रदर नहीं होते तो या तो कोई मुझे किडनैप कर लेता या मैं मर जाती। तभी पीछे बैठी औरत ने उसे टोकते हुए कहा, लिन सिसी, फालतू बातें बंद करो। छोटी बच्ची समझ गई कि उसकी थर्ड सिस्टर अब सच में गुस्सा है। उसने अपना मुंह फुलाया और अपनी बहन की गोद में छिपकर धीरे से बोली, सिसी, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए एक जीजू ढूंढा था, पर अब सब खत्म हो गया। ब्रदर को मैं अब पसंद नहीं आऊंगी, जबकि मैंने उनके सामने कितनी अच्छी बच्ची बनने की एक्टिंग की। उस औरत ने एक लंबी सांस ली और उसका चेहरा अपनी तरफ सीधा किया। मेरी शादी की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, समझी? ड्राइवर को चलने का इशारा देती ही रियर व्यू मिरर में एक बेहद खूबसूरत चेहरा नजर आया। वो पेल स्किन और बीमार होने के बावजूद दिखने वाली बेमिसाल खूबसूरती ये और कोई नहीं बल्कि पूरे शहर में मशहूर लिन फैमिली की हेड लिन शुएरो थी। उसने हल्की खांसी के साथ असिस्टेंट जियांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। चूंकि तुम शाओसी के सीवियर को जानते हो तो पहले उनके लिए कुछ तोहफे भिजवा दो। कुछ ही दिनों में मैं खुद शाओसी के साथ उनसे मिलने जाऊंगी। असिस्टेंट जियांग की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने घबराते हुए फौरन अपनी सहमति दी। जी बॉस, वैसे उस जियांग लड़की को ढूंढना आसान होगा, आखिर जी फैमिली के साथ उसका कनेक्शन जो है। असिस्टेंट जियांग तो अपनी ही दुनिया में खुश था, लेकिन उसे क्या पता कि मैं फिलहाल जी फैमिली की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। पर किस्मत देखो, मैं अभी बच्ची को ड्रॉप करके अपने साइकिल से वापस निकल ही रही थी कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी स्टेप मदर एलेना थी। उसकी आवाज में वही पुरानी नफरत और चिड़चिड़ाहट थी, जैसे मेरा नाम लेना भी उसके लिए किसी जिल्लत से कम ना हो। मैंने मुड़कर देखा तो वहां मेरे पिताजी लॉन्ग और उस घर का असली वारिस जी चेंद्रान सब मौजूद थे। जी चेंद्रान मुस्कुराते हुए किसी बुजुर्ग से बात कर रहा था और बुजुर्ग भी उसके बर्ताव से काफी इंप्रेस लग रहे थे। एलेना ने जैसे ही मुझे देखा वो फौरन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई ताकि पीछे खड़े लोग मुझे देख न सके। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपनी चिड़चिड़ाहट छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी टोन सब बयां कर रही थी। शाहजहान, कल हमने सब क्लियर कर दिया था कि तुम्हारे असली पेरेंट्स गांव में हैं। वहां जाने के बजाय तुम यहाँ सीजर होटल में क्या तमाशा कर रही हो? अगर 10,000 कम पड़ रहे हैं तो मैं और भिजवा दूंगी। उसकी नजरें मेरी मामूली टी शर्ट, जीन्स और पुराने बैकपैक पर टिकी थी।
एलेना ने एक गहरी सांस ली और आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें गांव वापस जाना पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हें अमीर घर की आदत हो चुकी है। पर अब तुम्हें पालने की हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये लो, इस कार्ड में 50,000 हैं, इसे पकड़ो और यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। मैं उसकी ये बेचैनी देखकर अपनी साइकिल के हैंडल पर हाथ टिकाए बड़े आराम से उसे देख रही थी। मैं जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, तभी उन सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने पास आकर पूछा, एलेना ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? एलेना ने फौरन बात संभालते हुए झूठ बोल दिया, जी ये एक दूर की रिलेटिव है, बस इत्तेफाक से मिल गई तो सोचा इसकी थोड़ी मदद कर दूं। जी चेनरॉन ने फौरन मौका लपकते हुए कहा, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जरूरतमंदों की मदद करना ही इंसानियत की बुनियाद है। बुजुर्ग ने खुश होकर जी लॉन्ग की तरफ इशारा किया और कहा, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना होनहार बेटा मिला है। जीलोन, जो पहले मेरी पहचान बताने की सोच रहा था, अब बुजुर्ग की बात सुनकर रुक गया। जी चंद्रन ने सब बहुत अच्छे से सीखा है, उस फेक की तरह नहीं जिसे माहौल देखकर बात करने की तमीज तक नहीं। फिर उसने एलेना से कहा, तुम अंदर चलो, इस रिलेटिव का मामला मैं खुद देख लूंगा। एलेना ने एक आखिरी बार नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और अंदर चली गई। एक लंबी आह भरते हुए, तुम शाओचुन को थोड़ा समझाओ, इस बच्चे के लिए भी ये सब आसान नहीं है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहां से चली जाओ। मैं बड़े आराम से ये सारा नजारा देख रही थी। जी लोंग ने चिढ़ते हुए मेरी तरफ देखा और चुपके से एक कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। शाओचुन, पैसे लो, थैंक्स बोलो और यहां से चलते बनो। आज शेन रैंग की अप्रेंटिसशिप का बड़ा दिन था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज उसका प्लान खराब है। मैं पहले तो एकदम शांत थी, पर ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। 50 रैंक की भी जी लॉन्ग मुझे सबके सामने एक गरीब रिश्तेदार की इमेज में दिखाना चाहता था। सबको लगा कि मैं कार्ड लेकर चली जाऊंगी, पर अगले ही पल मैंने वो कार्ड वापस उसकी तरफ फेंक दिया। मेरा एक्शन इतना फास्ट और शार्प था कि सब दंग रह गए। एलेना चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, आसान खामोश मत बनो। मैं हंसते हुए बोली, मिस एलेना, मुझे आपके इस नाटक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पैसे मिस्टर जी को अपनी प्यारी वाइफ पर ही खर्च करने चाहिए। आखिर एक मिस्ट्रेस से वाइफ बनने के स्टेटस को मेंटेन करने में काफी एनर्जी और एफर्ट लगता है ना। ये सुनकर एलेना गुस्से से कांपने लगी। जी लॉन्ग ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर बाहर के लोग ना होते तो शायद वो मुझ पर हाथ उठा देता। एलेना असल में उसकी पहली वाइफ नहीं थी। जी लॉन्ग ने पावर के लिए अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी थी। ये सच कोई सामने नहीं बोलता था, पर मेरी इस एक बात ने उनकी परफेक्ट कपल वाली इमेज की धज्जियां उड़ा दी। वहां खड़े बुजुर्ग भी हैरान थे। उन्हें इस सच का अंदाजा नहीं था। चेन रान को सब पता था। वो जानता था कि अगर मैंने और बोला तो माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए उसने बात काटी, मॉम डैड चलिए अंदर खाना खाते हैं। जी लॉन्ग ने खुद को कंट्रोल किया। वो अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम छोटे शहर से आई हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए हम बुरा नहीं मानेंगे। फिर उसने एलेना से कहा, आगे से देख परख कर ही किसी की हेल्प करना। एलेना की आंखों में नफरत साफ थी, पर मैं खामोश खड़ी रही। परायों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, चेन रैन ने एलेना को संभालते हुए कहा। मिस्टर चेन समझदार इंसान है, वो किसी की कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। उसने चालाकी से एलेना को सिचुएशन से बाहर निकाला ताकि उसकी डिग्निटी बनी रहे। एलेना ने तुरंत मौका देखते हुए लंबी सांस ली। मैंने तो बस मदद करनी चाहिए थी, पर देखो क्या सिला मिला। चेन रैन उसे दिलासा देते हुए बोला, मॉम आपकी गलती नहीं है, आजकल के लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इस तरह सीधे कार्ड देना किसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान को नीचा दिखाने जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा। इस लड़के के तरीके काफी सटल और शातिर हैं। जी चेनन अब भी बड़ी मासूमियत से कह रहा था, भैया मैं अपनी मॉम की तरफ से आपसे सॉरी कहता हूँ। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो प्लीज अब जी फैमिली का पीछा करना छोड़ दीजिए। आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी मॉम की बातें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को और ठेस न पहुंचा दें। उसकी ये बातें इतनी सलीके से कही गई थीं कि आसपास के लोग उसकी तारीफ करने लगे। वहां खड़े लोग कभी उसे देखते तो कभी मुझे उन्हें लग रहा था कि हम दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जी चेनान बड़ा दिलवाला और नेक है, जबकि मैं छोटे फायदों के पीछे भागने वाला एक चालाक इंसान। बुजुर्ग के पीछे खड़े लोग बस अपना सिर हिला रहे थे। ये देखकर मैंने एक मुस्कान दी। मेरी आंखों में वो गहराई थी जो सब कुछ साफ देख सकती थी। जी चिनरान ने मुझसे अपनी नजरें चुरा लीं। पता नहीं क्यों उसे आज अपने इस अनप्रेडिक्टेबल भाई से थोड़ा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाहता क्या है। जी फैमिली पिछले कई सालों से इसे पाल रही है, अब और क्या चाहिए? क्या ये सच में फिर से यंग मास्टर बनना चाहता है? जी चंद्रान के मन में घबराहट भी थी और मेरे लिए नफरत भी, लेकिन उसने अपनी इस कड़वाहट को बड़े अच्छे से छुपाया हुआ था। चंद्रान बिल्कुल सही कह रहा है। वो बुजुर्ग भी मुस्कुरा दिए। मेडिकल साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब टीनेजर्स के हालात बदलते हैं, खासकर जो छोटे शहरों से आते हैं, तो वो लोगों के नजरिए को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं।
वो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पाते। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, जब तुम बड़े शहर में आ ही गए हो तो दिल से ये कड़वाहट निकाल दो और अपने आसपास की दुनिया को देखो। मैंने मजे लेते हुए उनकी बात सुनी और अचानक एक बेमतलब सा सवाल पूछा, क्या आप वही डॉक्टर चैन हैं जो दावा करते हैं कि वो हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं? मेरे एटीट्यूड ने उन्हें थोड़ा परेशान कर दिया। हाँ, मैं ही हूँ। क्यों? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर चैन, मैं आपको बस एक सलाह दूंगा। असली और नकली की पहचान न होना छोटी बात है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को सही शिक्षा ना दे पाना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। मैंने उंगली से इशारा करते हुए कहा, उस ट्रैफिक लाइट के पास आपका एक स्टूडेंट घुटनों के बल बैठा है, क्या आप उसे देखना नहीं चाहेंगे? बुजुर्ग को यकीन नहीं हुआ और वो हंसते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा स्टूडेंट, उनकी बात पूरी होने से पहले ही एक मेडिकल स्टूडेंट भागता हुआ आया और बोला, मास्टर, अनर्थ हो गया, सीनियर को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। वो सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठे हैं और उठ ही नहीं पा रहे। बुजुर्ग के चेहरे का एक्सप्रेशन जम गया, उनकी सारी शालीनता और डिग्निटी पल भर में गायब हो गई। वहां का माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया। इसे कहते हैं असली बेइज्जती। उनका चेहरा पहले लाल हुआ, फिर पीला, और आखिर में वो बिना कुछ कहे ट्रैफिक लाइट की तरफ भागने लगे। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक ऐसी ठंडी और नफरत भरी नजर से देखा जिसे बयां करना मुश्किल है, जैसे कोई गहरी दुश्मनी शुरू हो गई हो। पर मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये चेन फैमिली सिर्फ दिखावा करना जानती है। इनका विजन बहुत छोटा है। जो इंसान हर बीमारी ठीक करने का दावा करे और मेडिकल साइंस को सिर्फ शोहरत और पैसे कमाने का जरिया बना ले, उसने सिर्फ कचरा ही तैयार किया होगा। ये पूरा नाटक मैंने इसी बुजुर्ग को दिखाने के लिए रचा था। अलीना, जो बुजुर्ग के पीछे भाग रही थी, मुझे डॉक्टर चेन से दुश्मनी मोल लेते देख मन ही मन हंस रही थी। उसे लग रहा था कि ये देहाती लड़का अभी भी नहीं जानता कि जी फैमिली का साथ छूटते ही इसकी कोई औकात नहीं रह जाएगी। अभी इसे शहर के रसूखदार लोगों नाराज कर रहा है। देखना, बाद में ये उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए रोएगा। जैसे ही भीड़ छंटिस लौंग ने अपने तेवर बदल लिए, आज के बाद हमारा कोई वास्ता नहीं, तुम अपना रास्ता देखो और हम अपना। मुझे इस फैमिली से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी हाउ जुरान अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर वहां आए और ये सब देखकर भड़क गए। मिस्टर, आप शाओ जियांग से इस बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं? हाउ जुरान बस चुप हो गए, वरना वो उन्हें डिवाइन डॉक्टर बुलाने ही वाले थे। जी लॉन्ग को लगा ये मेरे पिता हैं। उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो ये तुम्हारे असली बाप हैं। इस खटारा इलेक्ट्रिक बाइक पर एक कार तक अफोर्ड नहीं कर सकते। हैरानी नहीं कि तुम इतने बेढंगे हो। पहाड़ों से आए लोग वाकई फनी होते हैं। इस जमाने में भी माओ सूट पहन रखा है। जी लॉन्ग का घमंड साफ दिख रहा था, लेकिन हाओ जुरेन को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। डिवाइन डॉक्टर का बाप हाओ जुरेन की आंखें फटी रह गईं। काश वो वाकई उनके पिता होते। अगर उनका अपना बेटा शाओजान की आधी काबिलियत भी रखता तो वो सोते हुए भी मुस्कुराते। जीलोंग ने उनकी हैरानी पर ध्यान नहीं दिया और सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। वो इन मामूली लोगों से बहस करके अपना लेवल नहीं गिराना चाहता था। गार्ड ने झुककर उसे अंदर जाने दिया और फिर मुड़कर हम पर चिल्लाया, क्या देख रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हाउ जुरेन को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना आईडी कार्ड निकाला। वो अनपढ़ सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसे देखकर कांप गए। गार्ड के पैर लड़खड़ाने लगे। सर, मुझे नहीं पता था कि कोई बड़े नेता आए हैं। हाउ जुरेन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सीजर होटल शहर का नामी होटल है, लगता है इसकी जांच करनी पड़ेगी। ये सुनते ही गार्ड के पसीने छूट गए। सर, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन हाउ जुरेन बड़े प्यार से मेरी तरफ मुड़े और बोले, डिवाइन डॉक्टर जियांग, इसे मैं संभाल लूंगा। मैंने बस हाथ से इशारा किया कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। डिवाइन डॉक्टर ये सुनते ही गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा इंसान है जिसे एक बड़ा नेता भी डिवाइन डॉक्टर बुला रहा है। क्या उस आदमी ने सच कहा था कि ये बस एक गरीब रिश्तेदार है? अब सब खत्म हो गया। गार्ड समझ चुका था कि उसकी जॉब अब हाथ से गई। वो मायूस होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाओ जुरेन ने होटल मैनेजर को बुलाकर उसे फौरन वहां से हटवा दिया। उन्हें मेरे यहाँ होने पर कोई हैरानी नहीं थी। डिवाइन डॉक्टर, आप यहाँ मिस लिन का चेकअप करने आए थे ना? मैंने सादगी से कहा। सोचा तो था, पर अब मूड नहीं है। हाउ जुरेन ने ज्यादा सवाल नहीं किए और मुस्कुराते हुए बोले, अगर नहीं देखना तो चलिए वापस चलते हैं, पेशेंट्स का अपॉइंटमेंट टाइम हो गया है। बुजुर्ग लोग प्लाजा में आपकी राह देख रहे हैं, इस गर्मी में उन्हें लू लग सकती है। फिर उन्होंने आवाज धीमी की, शाओ जियांग आन काउंटी से कुछ लोग आए हैं और आपके बारे में पूछ रहे थे। मुझे नहीं लगा कि वो आपको जानते हैं, इसलिए मैंने उन्हें टाल दिया। अने काउंटी ये नाम सुना सुना सा था। जिया फैमिली ने मुझे निकालते वक्त इसका जिक्र किया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया हाउ जुरेन, अगली बार आए तो उन्हें अंदर आने दीजिएगा। शायद मेरे असली माँ बाप मुझे ढूंढ रहे हो। पहाड़ों के रहने वाले होंगे, पर कोई बात नहीं, अब मेरे पास अपना पैसा है। हाउ जुरेन का मुंह खुला का खुला रह गया। असली माँ बाप पर वो तो बहुत बड़ी भीड़ थी, और वो लोग देखने में साधारण बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो सब दिखने में हाई क्लास और जवान औरतें थीं जो उस बुजुर्ग आदमी को घेरे हुए आई थीं। साफ पता चल रहा था कि वो किसी बहुत बड़े घराने से हैं।
क्या ये नन्हे जियांग डिवाइन डॉक्टर की फैमिली है? हाओ जुरेन धीरे से बुदबुदाए। मुझे लगा कि शायद वो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और बस मैसेजेस की लिस्ट पर एक नज़र डाली। सच में हाल ही में इस सोसाइटी में उनसे मिलने वालों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ तक कि पड़ोस के शहरों और ज़िलों से भी लोग आ रहे हैं। हाओ जुरेन का ऐसा सोचना गलत भी नहीं था। आखिर उनके रियल पेरेंट्स अनही काउंटी में जो रहते थे। हाओ जुरेन, चलिए अब लियान लाओ और बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाओ जुरेन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। दूसरी तरफ आनिन कम्युनिटी के बाहर जियांग फैमिली के लोग बहुत परेशान थे। घर की बेटियों को अपने काम पर जाना था, इसलिए वो पहले ही निकल गई। जियांग मास्टर अपनी बिजनेस कार में बैठे थे और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने तो कहा था कि 7th एम मास्टर यहीं रहते हैं। फिर यहाँ के लोग क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान यहाँ रहता ही नहीं? मोटे से मैनेजर सीयूआई को पसीना आ गया और वो घबराकर पहुंचने लगा। सर, मैं फिर से चेक करता हूँ। अन्हे काउंटी के लोगों का कहना है कि जी फैमिली ने गलती से 7th यंग मास्टर को पहचान लिया था। मैंने अपने आदमी भेजे हैं पता करने के लिए। हो सकता है कि 7th यंग मास्टर अभी भी जी फैमिली के पास ही हो। जियांग मास्टर की नज़रों में एक अजीब सा प्रेशर और दबदबा था। तुम खुद जाओ, अभी के अभी जाओ। मैनेजर सीयूआई डर के मारे कांप गए और फौरन गाड़ी से उतर गए। जियांग मास्टर को जोर की खांसी उठी। पिछले कुछ सालों से अपने पोते की याद में उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी और ऊपर से आन्हे काउंटी के सफर की वजह से उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। उनके साथ आए डॉक्टर ने चिंता जताते हुए कहा, जियांग डोंग, आपकी बॉडी अब इस कंडीशन को और नहीं झेल सकती। आपको फौरन हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। अगर आप वापस बीजिंग नहीं जाना चाहते तो हम फिलहाल यहीं नानचिंग में रुक सकते हैं। मैनेजर सीयूआई यहाँ आईएमएन कम्युनिटी में मौजूद हैं। उन्हें 7th यंग मास्टर की कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। पहले तो जियांग मास्टर इस बात के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें तेज फीवर होने लगा तो ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी घुमाई और एमिन कम्युनिटी से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि ठीक उसी वक्त एक साइकिल पर सवार लड़का उनके बगल से चला। लिटिल जियांग, तुम आखिर वापस आ ही गए। सोसाइटी के गेट पर फल बेचने वाली झांग दमा ने जैसे ही मुझे साइकिल लॉक करते देखा, वो सबसे पहले मेरे पास दौड़ कर आई। क्या शाओहाओ ने तुम्हें बताया कुछ अजीब और संदिग्ध से लोग तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे थे? बाहर जिसे सब एक बड़ा नेता मानकर सलाम ठोकते थे, उस हाओ जुरेन को इस सोसाइटी में सब सिर्फ शाओहाओ पुकारते थे। इसी से पता चलता है कि झांग दामा की पहुंच कितनी ऊपर तक थी। पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस मुस्कुराते हुए झांग दामा का पल्स चेक किया। तो इसका मतलब हाओ जुरेन इसी काम के सिलसिले में अकेले बाहर गए थे। वो इतनी दूर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर चला कर गया था। चलो, कम से कम उसने अपना काम तो ढंग से किया। झांग दामो ने गर्व के साथ हाओ जुरेन को एक तारीफ भरी नजर दी। इन पुराने लीडर से अपनी तारीफ सुनकर हाओ जुरेन का चेहरा आसान मंदी से भर गया। झांग टीचर बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो बस मेरा फर्ज था। मैंने बात आगे भाई ठीक है, मैंने रिवाइंड डॉक्टर आगे भी अगर कोई काम हो तो बेझिझक इस बूढ़े हाउस जुरेन को बता दीजिएगा। मैंने मना नहीं किया तो फिर अब से सब आपके भरोसे रहेगा। पड़ोसियों के बीच एक दूसरे की मदद करने से ही रिश्ते और गहरे होते हैं। अगर मैं उनसे ज्यादा फॉर्मेलिटी दिखाता तो शायद। शुरुआत से ही हाओ जुरैन को पक्का यकीन था कि मेरा फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और अब तो वो मेरे और भी बड़े फैन बन चुके थे। उधर सीजर होटल में फोन पर बात करते हुए जी लॉन्ग के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। क्या तुम क्या कह रहे हो? अनी काउंटी से लोग आए हैं? जी जी जन, वो सीधे उस फेक यंग मास्टर का नाम लेकर उससे मिलना चाहते हैं। वो उसका ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ये बोलने वाला वही बटलर था जिसने मुझे पहले दिन घर से बाहर निकाला था। जीलोंग को मेरी वो टूटी हुई इलेक्ट्रिक साइकिल याद आई और उसकी आंखों में नफरत भर गई। तभी मैं कहूं कि उसने उस वक्त पैसे लेने से मना क्यों किया? शायद उसे वो रकम कम लग रही थी। वो घटिया खानदान अब हमारे जी फैमिली से चिपकना चाहता है। सच में कितने बेशर्म लोग हैं। बटलर ने गुस्से में कहा, मैं अभी जाकर उन्हें चलता करता हूँ। ऐसे लोगों के साथ कैसे पेश आना है मुझे अच्छे से पता है। जी लॉन्ग ने काफी कुछ सोचा, फिर बोला, ज्यादा तमाशा मत करना, बस काम सफाई से हो जाना चाहिए। जी फैमिली को अपनी रेपुटेशन प्यारी है। मैं समझ गया। जी लॉन्ग ने कॉल काट दिया और अंदर जाकर फिर से टोस्ट करने लगा। उसे यकीन था कि जल्द ही चेन रैन चेन फैमिली के नीचे आ जाएगा। चेन फैमिली की मेडिकल फील्ड में जो प्रेस्टीज है, उससे लिन फैमिली तक पहुंचना आसान होगा और उसका करियर एकदम स्मूथ चलेगा। ऐसे क्रूशल मोमेंट पर वो अपने गरीब रिश्तेदारों के लिए टाइम क्यों बर्बाद करेगा? कितनी बेवकूफ़ी है। और उस दिन जी लॉन्ग का खुद वापस न जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। शाम ढल चुकी थी। आईएमएन कम्युनिटी में मेरा चेकअप सेशन शुरू हो चुका था। पेशेंट्स की इतनी भीड़ थी कि पानी पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। तभी से मेरा फोन लगातार बज रहा था। जब मैंने मैसेजेस चेक किए तो वो भर चुका था। बॉस, आपने लिन फैमिली का ऑर्डर क्यों रिजेक्ट कर दिया? मैंने अपनी फैमिली को वादा किया था कि आप आएंगे। क्या सब ठीक तो है? मैंने बस एक छोटा सा रिप्लाई भेजा, मैं आया था, पर सिक्योरिटी ने अंदर नहीं जाने दिया। यंग मास्टर हुआंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीवन का इतना बड़ा मिशन एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की वजह से फेल हो जाएगा। बॉस, आप कहाँ हैं? मैं अभी गाड़ी लेकर आपको पिक करने आता हूँ।
मैंने पानी का एक घूंट लिया और जवाब दिया, नहीं, मैं अभी चेकअप में बिजी हूँ, पॉसिबल नहीं है। यह मास्टर हुआंग घबराहट में इधर उधर टहलने लगे। बॉस, कम से कम मेरी खातिर एक बार फिर आ जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। हुआंग बो, तुम मेरे रूल्स जानते हो। जो लोग सिर्फ फायदे के पीछे भागते हैं मैं उनका इलाज नहीं करता। मैसेज भेजकर मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर सामने बैठे एक बुजुर्ग की तरफ देखा। बताइए बाबा, क्या तकलीफ है? उन्होंने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। यह हाथ ऊपर ही नहीं उठता। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वो शहर से नहीं बल्कि किसी छोटे गांव से आए हैं। यहाँ सबको पता था कि संडे को मेरा फ्री चेकअप होता है और मैं कभी किसी का बैकग्राउंड नहीं पूछता। मैंने उनके कंधे को चेक किया, शायद ठंड लग गई है और हड्डियां भी थोड़ी कमजोर हैं। एक ही पोजीशन में सोने की वजह से ये दिक्कत हुई है। आगे से ध्यान रखिएगा, ऊंचे तकिए मत लगाइए और थोड़ी एक्सरसाइज करते रहिए। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग की आंखें फटी रह गई। बस इतना ही, ना कोई स्कैन ना कोई ऑपरेशन। मैं मुस्कुराया, इतनी छोटी सी बात के लिए ऑपरेशन की क्या जरूरत? आप अपना हाथ आगे लाइए। वो थोड़े शक के साथ अपना हाथ आगे लाए। मैंने उनके हाथ को पकड़कर एक स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट पर जोर दिया और उसे ऊपर की तरफ उठाया कड़क। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते मैंने कहा, अब जरा हिलाकर देखिए। उन्होंने अपना हाथ घुमाया और उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। अरे ये तो सच में ठीक हो गया, एकदम ठीक। अब मैं हाथ उठा पा रहा हूँ। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स गया, सब डॉक्टर्स कह रहे थे कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे नहीं थे तो सोचा था कि अब हाथ ऐसे ही छोड़ दूंगा, पर आज आपसे मिलकर लगा जैसे भगवान मिल गए। वो तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और भीड़ देखकर अपनी किस्मत आजमाने चले आए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज उनका बरसों का दर्द पल भर में खत्म हो जाएगा। जब उसे पता चला कि मैं एक पैसा भी नहीं ले रहा तो वो मेरे पैरों में गिरने लगा। मैंने उसे रोका और उसके हाथ पहुंचे। बुजुर्ग, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक साधारण पॉजिटिव बोन सेटिंग है। कोई भी साधारण चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर ये कर सकता है। वो बुजुर्ग हैरान रह गया। पर डॉक्टर चेन ने तो कहा था कि ऑपरेशन जरूरी है और इसकी कॉस्ट 1 मिलियन लगेगी। 1 मिलियन, ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। एक आम आदमी के लिए ये किसी तबाही से कम नहीं था। झांग दावा सबसे पहले चिल्लाई, ये डॉक्टर चैन क्या कर रहा है? क्या ये डकैती है? ये सब देखकर बाकी लोग भी भड़क गए और हाओ डायरेक्टर से बोले, हाओ तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। हाओ डायरेक्टर पसीने पसीने हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मेडिकल डिपार्टमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। 1 मिलियन, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए इतने पैसे, यहाँ जरूर कोई करप्शन का खेल है। बुजुर्ग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या डॉक्टर चेन नानचेन के बेस्ट डॉक्टर नहीं है? लोग कहते हैं उनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, वो बड़े एक्सपर्ट हैं। मेरे बेटे ने 3 दिन लाइन में लगकर नंबर लगाया था। हजारों लोग उनके पास इलाज के लिए आते हैं, क्या ऐसा डॉक्टर भी करप्ट हो सकता है? हाउ डायरेक्टर ने एक ठंडी आह भरी। बुजुर्ग का ऐसा सोचना गलत नहीं था। चेन फैमिली वाकई नानचेन की 4 मेडिकल फैमिलीज में टॉप पर थी। पिछले 6 महीनों में उन्होंने कई इंक्योरेबल केसेस ठीक किए थे। वही तो बुजुर्ग मासूमियत से मुस्कुराया। चेन फैमिली जैसा बड़ा खानदान हमसे झूठ थोड़े ही बोलेगा। झांगदम और भी गुस्सा हो गई। ये लोग बस सीधे साधे लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। झांग शेन, आप फिर भूल गए मैंने क्या कहा था? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कम गुस्सा कीजिए। झांग दमा ने नाराजगी में अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे गुस्सा क्यों ना है, ऐसे डॉक्टर्स अगर अपने असूल भूल जाएं तो ऊपर वाला खुद इनका हिसाब करेगा। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा। मेरी बातों से कुछ पता नहीं चल रहा था, पर जो मुझे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि जब शेंग शॉ इतना शांत होता है तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। शायद हाल ही में मेरा टेम्पर कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा है, इसलिए लोग भूल गए हैं कि तियानी जी का रुतबा क्या है। इस बुजुर्ग की बीमारी साफ तौर पर एक बेसिक ओल्ड एज कंडीशन थी। कोई भी ऑर्डिनरी डॉक्टर इसे गलत डायग्नोस नहीं कर सकता था। फिर भी चेन फैमिली ने ऑपरेशन की बात की। झांग डमा सही कह रही थी, ये साफ साफ मेडिकल करप्शन है। आम लोगों की नासमझी का फायदा उठाकर उन्हें लूटा जा रहा है। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई और आंखों में एक सन्नाटा छा गया। बिना किसी का ध्यान खींचे मैंने अपना फोन निकाला और मेडिकल वर्ल्ड के उस डार्क वेब को लॉग इन किया जिसके बारे में बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता। वहां से बड़े बड़े मेडिकल जायंट्स होते हैं। लॉग इन करने के बाद मैंने बस एक मैसेज भेजा, आज से तियान ये अब चेन फैमिली को कोई भी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगा। इसमें मेडिकल फॉर्मूलाज और टियानसिन ग्रास भी शामिल हैं। भविष्य में चैन फैमिली की किसी भी इंक्वायरी का जवाब नहीं दिया जाएगा। जो भी इस ऑर्डर को तोड़ेगा उसे हमेशा के लिए तियानी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये मैसेज पोस्ट होते ही पूरा डार्क वेब दहल गया। तियानी झूक आदेश का पालन होगा। तियानी बाइवू अभी नोटिफिकेशन जारी करता हूँ। शेंग शो हमेशा असूलों से चलते हैं, पर आज पहली बार उन्होंने इतना कड़ा फैसला लिया था। उन्होंने न सिर्फ चेन फैमिली को डार्क वेब से बेदखल किया, बल्कि तियानी के दरवाजे भी उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। आखिर चेन फैमिली ने होली फिजिशियन को कैसे ऑफेंड कर दिया कि पूरे तियानी पवेलियन ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया?
क्या आप वो मेडिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे? अगर नान चैंग में होली फिजिशियन ने चैन फैमिली का साथ छोड़ दिया तो मेडिकल हेल्प के लिए वो किसे चुनेंगे? इसी उम्मीद में बाकी सभी फैमिलीज एक्टिव हो गई और मुझे ढेरों मैसेजेस भेजने लगी। इनमें यंग मास्टर हुआन सबसे ज्यादा डेस्परेट थे। बॉस, आपने सही किया, अब इस वेल्थ और सक्सेस की बारी हमारी हुआन फैमिली की है। मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। एक्सपल्शन ऑर्डर जारी करने के बाद मैंने अपना फोन बंद किया और फिर से क्लिनिक शुरू कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सड़क किनारे बैठकर फ्री में लोगों का इलाज करने वाला ये साधारण सा लड़का ही वो गॉडले फिजिशियन है जिसने पूरे नानचेंग के हालात बदल दिए हैं। इस वक्त वो डॉक्टर चेनी, जिसकी चर्चा हो रही थी, सीजर होटल के स्वीट में बैठकर अपना डिसाइपल बना रहा था। हालांकि आज उसका सामना एक बदतमीज लड़के से हुआ था, लेकिन जी फैमिली की आवभगत ने उसे काफी सुकून दिया। टेबल पर एलेना चापलूसी करते हुए बोली, चैन रैन जल्दी करो और अपने मास्टर को चाय ऑफर करो। चैन रैन ने घुटनों के बल बैठकर चैन लाओ को पूरी रिस्पेक्ट दी और बोला, मास्टर। ये चाय लीजिए। चैन लाओ के चेहरे पर संतोष था। आज से तुम मेरे यानी चैन यी के डिसाइपल हो। अब हम जिस भी हॉस्पिटल में चाहें वहां जा सकते हैं। मैं खुद तुम्हारे लिए बात करूंगा। ये सुनकर एलेना और जीलोंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही सब सेलिब्रेशन के लिए टोस्ट करने वाले थे तभी दरवाजे से एक आदमी बदहवास होकर अंदर आया। चैन लाओ, बहुत बुरा हुआ है। चैन ही को गुस्सा आया है। क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करो। आखिर हुआ क्या है वो चैन फैमिली? ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब इतना सडन था कि किसी को संभालने का मौका तक नहीं मिला। ये आखिर किसने किया? वो मेडिकल स्टूडेंट्स पर बुरी तरह चिल्लाया। उसके बाल बिखर चुके थे और सारा प्राइड मिट्टी में मिल गया था। किसने तियानी पेविलियन को ऑफेंड करने की हिम्मत की? स्टूडेंट्स ने हैरानी से सिर हिलाया। मास्टर, हमें नहीं पता ये तियानी पेविलियन क्या है। चेन ही उस वक्त भूल गया था कि तियानी पेविलियन के बारे में सिर्फ मेडिकल वर्ल्ड के दिग्गज ही जानते हैं। हर साल तियानी पवेलियन बड़े हॉस्पिटल्स और फैमिलीज को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और चेन फैमिली पिछले एक साल से 02606 चेन फैमिली बाकी तीनों मेडिकल फैमिलीज पर सिर्फ तियानी ये की वजह से हावी थी। ये ऐसी न्यूज़ थी जो किसी आम मेडिकल स्टूडेंट या फैमिली तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। पर अब जब तियान यी गे ने पूरे चेन फैमिली को ही एक्सपेल कर दिया है तो वो क्या करेंगे? चेन यी काँप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो एक मामूली लड़का समझ रहा था वही चेन फैमिली के डाउनफॉल का कारण बनेगा। यूज समझ नहीं आ रहा था कि जो तियानीगे उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देता था उसने उन्हें बंद क्यों किया? क्या उन्हें हॉस्पिटल के कान के बारे में पता चल गया? पर यह कैसे हो सकता है? वो हमेशा केयरफुल रहते थे और सिर्फ उन घरेलू लोगों को टारगेट करते थे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता था। तो तियानीगी को ये बात पता कैसे चली? 02631 एलेना ने उसकी हालत देखकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश की और कहा, सिर्फ एक छोटा सा फैक्शन ही तो है। साउथ सिटी में चेन फैमिली का जो नाम है उसके आगे उनका क्या काम? आप फिक्र मत कीजिए। चेनी ने गुस्से में उसे देखा और सोचा तो कुछ नहीं पता तुम्हें लगता है ये कोई मामूली ग्रुप है? तियानीगे की हिस्ट्री सदियों पुरानी है। वो रॉयल डॉक्टर्स रह चुके और उन्होंने न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। पर उसने ये बात सबके सामने नहीं कही। चेनी जैसा इंसान भला सबके सामने अपनी हार कैसे मानता? 02649 यूज सिर्फ उन लोगों को संभालना था जो इस मेडिकल वर्ल्ड की असलियत नहीं जानते थे। उसने कहा, तुमने सही कहा। चेन फैमिली ने कितनी प्रोग्रेस की है ये सबने देखा है। बस आज के दिन ये थोड़ी बुरी खबर आ गई। जी रोंग को कुछ गड़बड़ लग रही थी पर एलेना को सिर्फ अपने बेटे के करियर की चिंता थी। चेनी ने ये बात छुपाई कि उसकी इंटरनेशनल रिसर्च और ड्रग एनालिसिस भी तियान यीगे ने ही प्रोवाइड की थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, चेन फैमिली में भी कुछ कमियां हैं। जैसे लिंग फैमिली की बेटी के ट्रीटमेंट के लिए हमें एक खास हर्ब तियान चिनकाओ की जरूरत है जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। चेन रान ने तभी मासूमियत से कहा, दाद, मुझे याद है ग्रैंडमा के पास ऐसी बहुत सारी हर्ब्स और एक मेडिकल बुक भी है। चेन यी ये सुनकर सरप्राइज हो गया और पूछा कि क्या जी फैमिली के पास सच में ये सब है? 02713 एलेना ने जैसे ही लिंग फैमिली के इनविटेशन कार्ड का नाम सुना वो तुरंत बोली, चेन सर, अब आप चेन रैन के मास्टर हैं तो हम एक ही फैमिली हुए ना। हम वो तियान शिनकाओ और मेडिकल बुक आप तक जरूर पहुंचा। डेंग क्योंजी रोंग ने भी अब अपना मन बना लिया था और कहा कि आज रात ही वो ग्रैंडमा से वो सब मंगवा लेगा। चेन ये खुश होकर हंसने लगा और बोला, तो फिर अगले हफ्ते लिंग फैमिली के चेकअप पर मेरे साथ चलना हमारा चेन। रन इतना टैलेंटेड है, क्या पता लिंग फैमिली की बेटी को।
लिन्ना ने एक्साइटेड होकर जी चेनरान का हाथ थपथपाया और कहा, अगर तुम्हारे मास्टर की बात सच हुई तो तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आखिर लिन फैमिली की बेटी का सवाल है। सी चेनरान को हल्का पसीना आया। उसने कहा, जब मास्टर के साथ चेकअप के लिए जाऊंगा तो अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा। सिजियू सिटी में लिन फैमिली सबसे पावरफुल और वेल्थी है। हर कोई उस फैमिली में शादी करना चाहता है। जी फैमिली तो जैसे हसीन ख्वाब देख रही है, लेकिन चेन ही जैसा मतलबी इंसान सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रहा है। उसका असली मिशन जी फैमिली की टियानेक्सिन ग्रास हासिल करना है। जी फैमिली ने गलत इंसान पर दांव लगाया है। सच में सब अंधे हो चुके हैं। शाम का वक्त कम्युनिटी प्लाजा। मुझे अभी तक अंदाजा नहीं था कि कोई दादी के क्लिनिक पर नजर रख रहा है। मैंने पेशेंट को समझाया, खाने में नमक कम रखिए और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए। अगर कोई ऑपरेशन की सलाह दे तो उस पर यकीन मत करना। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, क्या मैं सच में घर जा सकता हूँ? बिना किसी लंबे मेडिकल कोर्स के मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूरत नहीं है। गांव की ताजा हवा ही सबसे बड़ी हीलिंग है। इतने लंबे सफर के बाद उन्हें सुकून मिला और वो आंसू लिए चले गए। तभी वहां काफी देर से खड़े मैनेजर कोई भागते हुए आए। यंग मास्टर, सेवेंथ यंग मास्टर। आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया मैनेजर। कोई की आवाज एक्साइटमेंट से थरथरा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। महंगा सूट, छोटा कद, लेकिन बिजनेस वाला रॉब मेरी जान पहचान में ऐसा कोई नहीं था। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है। कोई मायूसी से वही बात दोहराने लगा। उसने देखा कि लड़का हैंडसम है और उसका ऑरा काफी क्लासी है। उसे लगा शायद यही वो यंग मास्टर है, लेकिन फाइल्स में तो उनकी मेडिकल स्किल्स का कोई जिक्र नहीं था। अगर ये इतने काबिल डॉक्टर हैं तो जी फैमिली ने बताया क्यों नहीं? उसे लगा शायद पीछे से देखने में गलती हो गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैनेजर कोई बोले, क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हैं? मैंने गुस्से में देखा तो वो बोला। पसीना पोंछते हुए उसने जियांग फैमिली का नाम नहीं लिया। बस एक नॉर्मल वजह बताई। हमारे बॉस गाँव गए थे और अचानक उन्हें फीवर हो गया। पूरा दिन बीत गया। एंटीबायोटिक्स और ड्रिप्स भी काम नहीं कर रही। टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा। प्लीज एक बार उन्हें देख लीजिए। हॉस्पिटल का नाम सुनकर मेरा मन नहीं हुआ। हॉस्पिटल में तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते ही हैं, वो संभाल लेंगे। मुझे बस फिक्र थी कि दादी को अभी तक नहीं पता कि मुझे क्लिनिक जाना है। तभी मैनेजर कोई ने घबराहट में कहा, बॉस नानचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में है। वही डॉक्टर चेन उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे डर है कि वो गलत इलाज ना कर दें। जियांग डोंग जैसे बड़े आदमी तो बेस्ट हॉस्पिटल ही जाएंगे, लेकिन अभी उस बुजुर्ग पेशेंट की बात सुनने के बाद कोई को डर लगने लगा था। एक तो बॉस की इलनेस बहुत अजीब थी और ऊपर से वो यंग मास्टर को तो साथ ला नहीं पाए, तो सोचा कम से कम इस लिटिल डिवाइन डॉक्टर को ही साथ ले चले। इस तरह मेरी पोजीशन भी बच जाएगी। नौजवान समझो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मालिक की उम्र हो गई है, वो अब ये सब भाग दौड़ और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैनेजर सीईओ ने अपनी सेल्फिशनेस नहीं छुपाई, क्योंकि वो अपनी जॉब खोना नहीं चाहता था। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे चेकअप की फीस 1000 होगी, क्या तुम्हें मंजूर है? सीईओ ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। ऐसी अमेजिंग मेडिकल स्किल्स के लिए सिर्फ 1000, ये तो बहुत बड़ी बात थी। सीईओ जल्दी से उसे सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कमर्शियल कार की तरफ ले गया, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ऊपर से उस पर वीआईपी लेपर्ड नंबर प्लेट थी। एक मामूली कंपनी मैनेजर ऐसी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने अंदाजा लगाया और पूछा, बीमार इंसान का सरनेम जिया है ना? कार में बैठने ही वाले मैनेजर सीईओ के कदम वहीं रुक गए। लिटिल डिवाइन डॉक्टर, आपको ये कैसे पता? मैंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं। मैंने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। मैनेजर सीईओ, रिलैक्स कीजिए, मैंने बस एक गेस किया था। सीईओ ने राहत की सांस ली। उसे लगा ये साधारण सा डॉक्टर बीजिंग के एलीट सर्कल्स के बारे में भला कैसे जान सकता है। उसे लगा कि ये बस मोहल्ले के बुजुर्गों का इलाज करता है। इसका बड़े जियांग फैमिली के लेवल तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। जियांग फैमिली हमेशा लो प्रोफाइल रहती है और शोर मचाना पसंद नहीं करती। वो यहाँ सिर्फ अपने 7th यंग मास्टर को वापस ले आए थे। मेरी बातों ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। उसे लगा कि कहीं उसने जियांग डोंग की आइडेंटिटी एक्सपोज तो नहीं कर दी। साउथ सिटी की हर फैमिली उनसे जुड़ना चाहती है। ऐसे में पहचान खुल गई तो इलाज कैसे होगा? मेरे लिए तो वो बस एक पेशेंट था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, जियांग फैमिली अपने खोए हुए वारिस को आईमिन कम्युनिटी में क्यों ढूंढ रही है? सोचते सोचते हम हॉस्पिटल पहुंच गए। इस वक्त हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में ओल्ड मैन जियांग बेड पर लेटे हुए थे। उनकी हालत बिगड़ रही थी और वो बेहोशी में बस एक ही नाम जप रहे थे, शाओकी, तुम कहाँ हो? ग्रैंडपा तुम्हें बहुत याद करते हैं। जियांग फैमिली के पर्सनल डॉक्टर को भी सिम्टम्स समझ नहीं आ रहे थे। उन्होंने फौरन एक्सपर्ट डॉक्टर चेन को बुलाने को कहा। उधर डॉक्टर चेन पहले से ही किसी बात पर चिढ़े हुए थे। बोले, उनसे कहो पहले अपॉइंटमेंट लें। क्या कोई भी मुंह उठाकर मुझसे मिलने चला आएगा? डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। चेनी ने बेरुखी से कहा, तो इलाज से मना कर दो, उन्हें किसी और हॉस्पिटल भेज दो। जूनियर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, पर सर, वो बीजिंग के बड़े लोग हैं,
बीजिंग का नाम सुनकर चेनी के तेवर बदले बोला, ठीक है, उनसे कहो इंतजार करें। वो जानबूझकर बहुत स्लो आ रहा था, जैसे उसे कोई फिक्र ही ना हो। जियांग फैमिली का डॉक्टर बाहर बेचैन में टहल रहा था। तभी अचानक वार्ड के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। पेशेंट का हार्ट और लंग फंक्शन अचानक गिर गया है। क्या पेशेंट की फैमिली यहाँ है? जियांग फैमिली के डॉक्टर के पसीने छूट रहे थे। अब क्या करें? क्या बड़ी मालकिन को खबर देनी चाहिए? पर उन्हें यहाँ पहुंचने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे। उधर डॉक्टर चिल्ला रहे थे, हमें सर्जरी के लिए फैमिली के सिग्नेचर चाहिए। पूरे कॉरिडोर में अफरा तफरी मची थी और नर्सें यहाँ वहां भाग रही थी। तभी मैं मैनेजर सीओआई के साथ पहुंचा। मैनेजर सीओआई ने हालात बिगड़ते एक डरे हुए जियांग डॉक्टर को झकझोरा, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर की आंखें लाल हो चुकी थीं। चेयरमैन, शायद वो अब नहीं बचेंगे। क्या? मैनेजर सीओआई की आवाज कांप उठी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि ये बस मामूली सर्दी जुकाम है। जियांग डॉक्टर ने मायूसी से सिर हिला दिया। शुरू में तो यही लगा था, पर आप तो जानते हैं चेयरमैन की सेहत के बारे में। उनके लंग्स में पहले से ही प्रॉब्लम थी, ऊपर से सेवेंथ मास्टर को ढूंढने की लगातार थकान ने उनकी हालत और बिगाड़ दी। तो कुछ करो ना। मैनेजर सीओआई चिल्लाए, क्या तुम चाहते हो कि चेयरमैन हमारे हाथों में दम तोड़ दे? डॉक्टर के माथे पर ठंडा पसीना था। मैं भी नहीं चाहता, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक्सपर्ट अभी तक नहीं आए और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा। चेयरमैन, वो अब शायद ही मैं ट्राई करता हूँ। मैंने उनकी बात काट दी और खिड़की के पार मौत से जंग लड़ रहे उस बुजुर्ग को गौर से देखने लगा। जियांग डॉक्टर ने हैरान होकर मुड़कर देखा। तुम? मैनेजर सीओआई ने तुरंत बात संभाली, ये वही हैं जिन्हें मैं लाया हूँ, छोटे डिवाइन डॉक्टर। इससे पहले कि वो बात पूरी करते पीछे से एक कड़वी और नफरत भरी आवाज आई, फिर से तुम लालची लड़के ये डॉक्टर चेन थे जो अपनी ठंडी नजरों से मुझे देख रहे थे। पैसे नहीं मिले तो अब हॉस्पिटल में स्कैम करने आ गए। उन्होंने चिल्लाकर हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया। इसे अंदर किसने आने दिया? क्या यहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है? तभी ड्यूटी डॉक्टर भागता हुआ आया। डॉक्टर चेन, गलतफहमी हुई है। ये लोग पेशेंट के साथ आए हुए अटेंडेंट्स हैं। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, आपको फौरन उन्हें देखना होगा। डॉक्टर चेन ने हमारी तरफ हिकारत से देखा। अच्छा, तो ये इस लड़के के रिश्तेदार हैं? मतलब कोई गरीब परिवार से है और बेकार में खुद को एक्सपर्ट समझ रहा है। मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। पहले सबको बाहर निकालो। मैनेजर सीओआई ने गुस्से में कहा, नहीं, हमारे यहाँ रहना जरूरी है। डॉक्टर चैन अकड़ कर बोले, मुझे काम के वक्त डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। अगर मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं इलाज नहीं करूंगा। उन्हें लगा कि उनके बिना कोई और चारा ही नहीं है। हालांकि बाहर कॉरिडोर में मैनेजर सीओआई ने पहले ही डॉक्टर चैन की बदतमीजी के बारे में सुना था, पर उनका ये घमंड अपनी आंखों से देखकर उनका खून खौल उठा। आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप पेशेंट को यूं ही तड़पता छोड़ देंगे? मैनेजर सीओआई दबी आवाज में दहाड़े। चेन के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। मिस्टर, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने कहा था कि जगह खाली करो, आपने माने। अब अगर वाकई चाहते हो कि मैं इलाज करूं, उसने मेरी तरफ इशारा किया। तुम्हारे इस लड़के ने मेरी बेइज्जती की है। मैं तुम जैसे मामूली लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। बस ये मुझसे माफी मांग ले और वादा करे कि दोबारा मेरी नजरों के सामने नहीं आएगा, तभी मैं अंदर जाऊंगा। बाहर न गई तुम्हारी माफी। सीओआई मैनेजर इतने सालों से जिनशी में है, उन्हें हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है, और अब ये बूढ़ा चेन ये जानबूझकर प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। साफ दिख रहा है कि इसे किसी की जान बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चेन ही ने बदतमीजी से कहा, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? क्या यहाँ हंगामा करना चाहते हो? सीओआई मैनेजर गुस्से से कांप रहे थे। उनका मन कर रहा था कि उसे जोर का थप्पड़ जड़ दें, लेकिन मैंने उन्हें रोकते हुए ठंडे लहजे में कहा, पेशेंट को बचाना प्रायोरिटी है, बाकी बातें बाद में होंगी। सीओआई मैनेजर की आंखें गुस्से से लाल थी। मैं आपकी बात मानूंगा, पर मेरी रिक्वेस्ट है, इसे मौत के मुंह से वापस ले आइए प्लीज। जियांग फैमिली के डॉक्टर लियू को अब मुझ पर यकीन होने लगा था। पर चेनी ने तंज कसा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि यह आउटसाइडर इलाज कर पाएगा? ये अनएजुकेटेड लोग ड्यूटी डॉक्टर्स भी कहने लगे। लियो सर, चेन डॉक्टर सही कह रहे हैं, इमोशन में मत आइए। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे तो ये क्या करेगा? मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा और शांति से कहा, पेशेंट की सांसें भारी है, हाई फीवर का कोई रीजन नहीं मिल रहा, गले में ब्लड है और चेस्ट में भारी पेन। अब शायद उसका कॉन्शियसनेस खोना शुरू हो गया होगा। ड्यूटी डॉक्टर हैरान रह गया। सिम्टम्स बिल्कुल सही है। क्या आप सच में मेडिकल फील्ड से हैं? चेन यी हंसा। हुआंग डॉक्टर, आप भी पागल हो गए? क्या इस गरीब लड़के ने पक्का किसी नर्स से सुना होगा? नर्स ने फौरन सफाई दी, नहीं डॉक्टर, हमने तो इनसे बात भी नहीं की। चेनी चिल्लाया, तो क्या इसकी उम्र ही क्या है? क्या इसके पास कोई लाइसेंस है? मैंने बिना कुछ बोले अपना लाइसेंस मेज पर पटक दिया। मेडिकल फील्ड के लोग जानते हैं कि अटेंडिंग फिजिशियन का लेवल हासिल करना कितना मुश्किल है। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुझे अनक्वालिफाइड कहे। ये शोर चेनी के चेहरे पर एक तमाचे जैसा था। डॉक्टर्स और नर्सेस हैरान थे कि इतने यंग लड़के ने नानचिंग में प्रोफेसर लेवल की डिग्री कैसे ले ली। मेरी नजरें चुभ रही थी। मैंने चेनी के करीब जाकर कहा, साइड हटो।
चेनी अभी भी चेक कर रहा था कि आईडी फेक है या नहीं, तब तक सीईओ मैनेजर मुझे वार्ड के अंदर ले गए। डॉक्टर हुआंग और बाकी नर्सेज भी मदद के लिए आगे आ गए। सबको जान बचाने के लिए भागते देख चेनी नफरत से देख रहा था। आज तक किसी ने उसकी इस तरह बेइज्जती नहीं की थी। ठीक है, इसे इलाज करने दो, देखते हैं जब कुछ गलत होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। वो दिमाग चला रहा था। उसे पता था कि केस बिगड़ा हुआ है और इमरजेंसी में रिस्क ज्यादा होता है। इस लड़के को हीरो बनने का शौक है, ना बनने दो। अच्छा होगा अगर पेशेंट मर जाए, फिर इसके परिवार वाले खुद इसका हिसाब करेंगे। अब असली मजा आएगा। जहां तक उसे पता था, पेशेंट की फैमिली ने अब तक कंसेंट पेपर पर साइन नहीं किया है। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो ये गरीब लड़का फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। चीनी की आवाज में साफ तंज था। जाओ और इमरजेंसी रूम के सारे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दो, ताकि कल को हॉस्पिटल पर कोई आंच ना आए। इस अजीब सिचुएशन की वजह से वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। इधर इमरजेंसी रूम में मैं मेडिकल मास्क और स्टेराइल गाउन पहनकर बेड के पास खड़ा था। मेरी हर हरकत में एक अलग ही प्रोफेशनलिज्म और ठहराव था। मैंने पूछा, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे है क्या? डॉक्टर ने फौरन रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। मैंने एक नज़र रिपोर्ट पर डाली और अपना मेडिकल बॉक्स खोलते हुए कहा, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और पिछली दवाइयों के बारे में बताओ। डॉक्टर ने जवाब दिया, पेशेंट 71 साल के हैं, कई बीमारियां हैं और उन्हें कई एंटीबायोटिक से एलर्जी है। लेकिन वो वेनियान के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने बुजुर्ग की आस्तीन ऊपर की और वहां जो दिखा उसे देख डॉक्टर हुआंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये एक टिक बाइट का निशान था। ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हम इतनी देर से चेक कर रहे थे, पर हमें यह घाव क्यों नहीं दिखा? यह इतना छोटा है कि नॉर्मल नजरों से देख पाना नामुमकिन है। पर इसे कैसे पता चला? पता नहीं, पर इसका कॉन्फिडेंस कमाल का है। आते ही सीधे आस्तीन चढ़ाई और एक पल में टिक बाइट का जख्म ढूंढ लिया। सच में जीनियस है, चेनी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये खुद गांव से आया है, इसलिए इसे इन कीड़े मकोड़ों के काटने का ज्यादा ही तजुर्बा होगा। इसे बस तुम लोगों को बेवकूफ बनाता है। अगर इसमें दम है तो असलियत में सर्जिकल ब्लेड उठाकर दिखाए। लेकिन मैंने सर्जिकल ब्लेड की जगह अपने मेडिकल बॉक्स से सिल्वर नीडल्स निकाली। जो लोग मेरी स्किल्स से उम्मीद लगाए बैठे थे, ये देखकर उनके हौसले पस्त हो गए। उनके चेहरों पर साफ निराशा थी। चेनी ने आग में घी डालते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था ना, ये सब बस एक दिखावा है। इसके पास कोई असली टैलेंट नहीं है। शायद इसके सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी फर्जी हैं। दूसरे डॉक्टर्स भी फुसफुसाने लगे, चेन डॉक्टर सही कह रहे हैं, इतना यंग चीफ फिजिशियन भला कैसे हो सकता है? ये जरूर कोई फ्रॉड है। जब चारों तरफ मेरे खिलाफ बातें हो रही थीं, तभी मैंने बहुत ही फुर्ती से पहली सुई पेशेंट के सिर पर लगा दी। मेरी सुई चलाने की स्पीड और टेक्निक में एक अजीब सा जादू था। ऑब्जर्वेशन रूम के लोग बस देखते ही रह गए। नानचेंग जैसे शहर में जहां ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के माहिर बहुत कम है, वहां मेरा ये फ्लो और रिदम देखकर सब दंग थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या रिएक्ट करें। ये तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई टेक्स्ट बुक से निकलकर लाइव डेमो दे रहा हो। यहाँ तक कि चेनी का चेहरा भी सफेद पड़ गया। वो बड़बड़ाने लगा, इसे ये नीडल टेक्निक सच में आती है, पर यह कैसे पॉसिबल है? उसने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा दाहिना हाथ सुई के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वह कोई एक्सपर्ट म्यूजिशियन हो। 3 in 3 आउट, एकदम सधा हुआ प्रेशर। मेरी आंखें इतनी शांत थीं जैसे यह कोई क्रिटिकल केस नहीं बल्कि मेरा डेली रूटीन हो। बाकी डॉक्टर्स इतने हैरान थे कि वे मेरी टेक्निक को नोट करने के लिए पेन डायरी ढूंढने लगे। भले ही चेन डॉक्टर इस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते थे, पर उनके पास भी ऐसी मास्टर क्लास नहीं थी। चेनी ने खुद पर पड़ती नजरें देखकर चिढ़ते हुए कहा, यह सब फालतू की चमक धमक है, बस कहीं भी सुइयां चुभ हो रहा है, इससे भला क्या इलाज होगा? लेकिन अगले ही पल उसे अपने शब्द वापस लेने पड़े जब इमरजेंसी रूम की नर्स ने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कुछ देखा। बुखार उतर गया है, पेशेंट का टेम्परेचर अब नीचे आ गया है। अचानक ऑब्जर्वेशन रूम में हलचल मच गई। मैनेजर सीईओ खुशी से उछल पड़े। मुझे पता था ये छोटा जीनियस कर दिखाएगा। उन्होंने चेन की तरफ एक तंज भरी नजर डाली, जो किसी भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट से 100 गुना बेहतर था। चेन का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। जलन साफ दिख रही थी, मगर मैं बिल्कुल काम था। मैं रुका नहीं और बड़े ध्यान से घाव को काटकर सारा पॉइजन बाहर निकालने लगा। तभी उस बुजुर्ग ने धीरे से कहा, शाओ की? क्या तुम शाओ की हो? पता नहीं उनमें इतनी जान कहाँ से आई कि उन्होंने हड़बड़ाहट में मेरा हाथ पकड़ लिया। चेन ने मुंह बनाया, अगर जान बच भी गई तो क्या एक छोटे से गांव का बुढ़ा क्या ही काम आएगा, उल्टा बोझ ही बनेगा। इसी बीच वीआईपी एलिवेटर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर दोनों मौजूद थे। वो वहां खड़ी उस औरत को देखकर कांप रहे थे। उस औरत ने एक एलिगेंट सूट पहना था। उसका चेहरा पेल था, मगर उसकी ऑरा बहुत पावरफुल थी। जैसे ही उसने एलिवेटर में कदम रखा, मानो आसपास की हवा का टेम्परेचर गिर गया हो। डायरेक्टर ने सीना पोंछते हुए कहा, लिन मिस, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर चैन इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। वही जियांग ओल्ड मैन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। इतने बड़े लोगों को डराने वाली कोई और नहीं,
लिन फैमिली की हेड लिन श्वेरोंग थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कुछ और ही कह रही है। वॉइस डायरेक्टर हकलाने लगा, मैं सब झूठ नहीं बोल रहे। हमें अपनी जान प्यारी है, हम जियांग फैमिली के केस में लापरवाही करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। आखिर वो जियांग फैमिली है। लिन श्वेरोंग ने कुछ नहीं कहा, बस 6th फ्लोर आने का इंतजार करने लगी। उसने सबको पहले बाहर जाने को कहा। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी, मगर उन्हें कैसे बताते कि डॉक्टर चेन ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर क्यों खड़ा है। लिन श्वेरोंग रुकी, उसकी नजर इमरजेंसी रूम में सुइयां हटा रहे डॉक्टर पर पड़ी। उसने सख्त आवाज में पूछा, कहा गया था कि डॉक्टर चेन सर्जरी करेंगे, तो फिर ये कौन है? बेड के पास खड़े उस शख्स ने मास्क और कैप पहनी थी। उसके हाथ काफ़ी फास्ट और प्रोफेशनल चल रहे थे, पर उसकी आंखों से साफ था कि वो काफ़ी यंग है। वॉइस डायरेक्टर की तो मानो जान ही निकल गई, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। डायरेक्टर गुस्से में पागल हो गया और उसने बाहर खड़े चेन को कसकर पकड़ लिया। तुम इमरजेंसी रूम के अंदर क्यों नहीं हो? और ये लड़का कौन है जो वहां इलाज कर रहा है? चेन ने डायरेक्टर को देखा तो पहले खुश हुआ और बोला, डायरेक्टर, मैं यही रिपोर्ट करने वाला था। डॉक्टर हुआंग पागल हो गए हैं। पेशेंट की फैमिली ने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए हैं और उन्होंने किसी आउटसाइडर को इलाज करने के लिए अंदर भेज दिया। डायरेक्टर को यह सब नहीं सुनना था, उसे पता था लिन में सब देख रही हैं। वो चिल्लाया, मैं पूछ रहा हूं कि तुम अंदर क्यों नहीं है? चेन ने लापरवाही से कहा, फैमिली ने साइन नहीं किया और वैसे भी ऐसे कॉमन पेशेंट के लिए मेरी जरूरत नहीं है। डायरेक्टर का खून खौल उठा। कॉमन पेशेंट? क्या तुम पागल हो गए हो चेन? वो महान जियांग फैमिली के जियांग ओल्ड मैन है। क्या जिन फैमिली, क्या जियांग फैमिली और मास्टर जियांग चेन यी की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये सब मुमकिन कैसे है? डीन ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें एक वीआईपी को बचाने का मौका मिला था, पर तुमने उसे खुद अपने हाथों से गंवा दिया। ये सुनकर चेनी पछतावे की आग में जलने लगा। उसकी नजरें बार बार इमरजेंसी रूम की तरफ जा रही थी। उसने इतना बड़ा मौका महज एक मामूली लड़के के हाथों में सौंप दिया था। चैन ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे स्ट्रोक आ गया। वो बेजान होकर वहीं गिर पड़ा। डीन उसे अपनी नजरों के सामने और नहीं देखना चाहते थे, इसलिए फौरन नर्सेस को बुलाकर उसे बाहर फिंकवा दिया। उधर इमरजेंसी रूम के अंदर इलाज पूरा करने के बाद मैंने अल्कोहल कॉटन से अपने हाथ साफ किए और अचानक शीशे की दीवार की तरफ देखा जहां लिन शेरो खड़ी थी। मैं शुरू से ही उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था कि सब कुछ पूरी तरह खत्म करने के बाद मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने पास खड़े डॉक्टर हुआंग से कहा, अगले 2 दिनों तक पेशेंट के टेम्परेचर पर कड़ी नजर रखना। अभी इन्हें किसी एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, बस नेबुलाइजेशन जारी रखना। मैं अभी एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, तुम उसी के हिसाब से दवाइयां देना। कल इसी वक्त मैं फिर से एक्यूपंक्चर के लिए आऊंगा। डॉक्टर हुआंग अपनी फैमिली के सबसे टैलेंटेड डॉक्टर माने जाते थे, पर आज इस मंजर को देखकर उन्हें अपनी काबिलियत बहुत छोटी लग रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, लिटिल डिविन डॉक्टर, आपने जो भी कहा मैंने सब नोट कर लिया है। बस एक छोटी सी गुजारिश थी, क्या मैं आपकी वो नीडल टेक्निक सीख सकता हूँ? बाकी डॉक्टर्स भी ये बात गहराई से जानना चाहते थे, इसलिए वो सब भी चुपके से हमारे करीब आने लगे। उन डॉक्टरों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक लिटिल डिवाइन डॉक्टर उन्हें अपनी तकनीक सिखाएगा, क्योंकि ऐसी सीक्रेट मेडिकल टेक्निक्स कोई भी बाहर वालों के साथ शेयर नहीं करता। पर सबको हैरान करते हुए मैंने अपना सिर उठाया और बड़ी सादगी से कहा, ठीक है, तुम सब अपने नोट्स तैयार कर लो। मैं किसी भी बात को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ज़रूरी पॉइंट्स पर पूरा ध्यान देना और खुद समझने की कोशिश करना। मेरा अंदाज इतना सधा हुआ और सुलझा हुआ था जैसे मैंने पहले भी हजारों लोगों को ऐसे ही पढ़ाया हो, और ये कोई पहली बार नहीं था। उन डॉक्टरों के सामने जैसे किसी महान गुरु की छवि आ गई थी। भीड़ से थोड़ी दूर खड़ी लिन शेरो खामोशी से इस पूरे नज़ारे को देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी और गहरी दिलचस्पी साफ नजर आ रही थी। डीन होम घबराहट के मारे पसीने पसीने हो रहे थे। वो रुमाल से अपना माथा पोंछते हुए कांपते कदमों से उसके पास आए और कुछ सफाई देने की कोशिश करने लगे, पर लिन शेरो ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और खामोश रहने का इशारा किया। उसकी आवाज ठंडी पर बेहद प्रभावशाली थी। चुप रहो, मेरे लेक्चर के बीच में अब बोलो। डीन हुआंग ये सुनकर सन्न रह गए। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आप शहर की इतनी बड़ी हस्ती हैं, पूरे बिजनेस वर्ल्ड की धड़कनें आपके इशारे पर चलती हैं, और आप यहाँ एक मामूली सा मेडिकल लेक्चर सुनने के लिए खड़ी हैं। उधर जैसे ही मैंने अपनी क्लास शुरू करने के लिए अगला कदम बढ़ाया, मैं अचानक रुक गया। अभी भी एक लाइव एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की कमी है। इससे पहले कि डायरेक्टर हुआंग कुछ समझ पाते, मेरी नज़र उनके बगल में खादी मिस लिन पर जा टिकी। डायरेक्टर हुआंग की आंखें हैरत से पति की पति रह गई। तब तक मैं अपना मास्क पहनकर तेजी से उस औरत के पास पहुंच चुका था। मैंने एक पोलाइट सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया और अपना मास्क उतारा, जिससे मेरा हैंडसम चेहरा सामने आया। आप ही फैमिली मेंबर है ना? मैनेजर CUI कुछ बोलने ही वाले थे कि लिटिल डिवाइन डॉक्टर, आपको गलत फहमी हुई है।
पर तभी लिन शुएरू ने हल्का सा खांसा। उसकी सांसों में दवाओं की महक थी और आवाज में एक अजीब सी ठंडक। मुझे बचाइए। लिटिल डिवाइन डॉक्टर मैनेजर CUI का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन लिन शुएरू के उस एक मामूली से ठीक है ने सबकी बोलती बंद कर दी। मैनेजर CUI तो क्या, वाहन अभी अभी आए। लिन फैमिली के बॉडीगार्ड्स भी सुन्न रह गए। उन्होंने क्या सुना? बॉस ने हाँ कह दी। वो किसी मर्द को उन्हें टच करने देंगी। बॉस की क्लीनलीनेस की ऑब्सेशन बचपन से है। हालात यह है कि एल्डर यिन को भी उन्हें छूने से पहले हाथ धोने पड़ते हैं। आज बॉस इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं? क्या उन पर कोई जादू कर दिया गया है? वहां खड़े हर एक इंसान के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे सिवाय खुद लिन शुएरू के। उसने अपनी आंखें हल्की सी भींची। उसका ब्लैक आउटफिट में वो फिगर थोड़ा मेरी तरफ झुका और वो मेरे काफी करीब आ गई। मुझे कैसे कोऑपरेट करना होगा? मैंने एक हल्की स्माइल के साथ देखा। बस हिलना मत, भरोसा रखो, दर्द नहीं होगा। लिन शुएरू अभी भी खांस रही थी। सदियों पुरानी बीमारी ने उसके लहजे को ठंडा बना दिया था। पर जब वो पास आई तो उसके हाथ की बीट से सैंडलवुड और मेडिसिन की खुशबू मेरी सांसों में घुल गई। डिवाइन डॉक्टर मजाक कर रहे हैं? उसका चेहरा हलवा लाल हो गया तो मुझे थोड़ा तरस आया। मैंने अपना लेफ्ट हैंड उसकी रिस्ट पर रखा और राइट हैंड से एक कैंडी निकाली। मुंह खोलिए लिन शुएरू, थोड़ा लेकिन उसने कोल्डी वैसा ही किया। जैसे ही उसकी जुबान पर वो ठंडी मिंट और अनजान सी मिठास घुली, उसकी सालों पुरानी खराश जैसे गायब हो गई। लिन शुएरू की काली आंखों में एक हैरानी थी। ये देख कर मैंने मुस्कुराते हुए कैजुअली कहा, यह मेडिसिन हॉल की तरफ से है। तुम इतनी बेचारी और प्यारी लग रही हो, इसलिए फ्री गिफ्ट। मैनेजर CUI को तो पसीने छूटने लगे। नहीं डिवाइन डॉक्टर, चुप हो जाइए। क्या आपको पता है ये कौन है? ये पूरे शहर की बॉस हैं। डायरेक्टर हुआंग को तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। शायद उसे ही दवा की जरूरत थी। बॉडीगार्ड्स के एक्सप्रेशंस तो बयान करना ही मुश्किल था। उस पले और ठंडे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैनेजर CUI मेरे लिए फिक्रमंद था। आखिर में जियांग फैमिली का मसीहा जो था वो मुझे मारते नहीं देख सकता था। डिवाइन डॉक्टर की वोकैबुलरी शायद थोड़ी वीक है, वर्ड्स चूज करने में गलती हो गई होगी। CUI ने लिन शुएरू की तरफ देखा जैसे माफी मांग रहा हो। आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? लिन शुएरू ने बस हल्की सी हम भरी। मैंने पूछा, मैनेजर CUI आप इतने हैं नर्वस क्यों हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? लिन शुएरू अचानक मुस्कुराई, एक ऐसी कोल्ड स्माइल जो किसी को भी दीवाना कर दे। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने उस देखा, सच में खूबसूरत लोग कितने ढंग से बात करते हैं। ये कहकर मैं मुड़ा और वापस आए डॉक्टर्स की तरफ देखा। सब अपने नोटबुक्स और फोन्स लेकर आए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ क्या बैटलफील्ड जैसा मंजर रहा होगा। तभी लिटिल डिवाइन डॉक्टर ने उनसे पूछा, क्या सब आ गए? जी सर। डॉक्टर्स की आवाज इतनी एक साथ निकली जैसे वो अपनी इंटर्नशिप के दिनों हो। अचानक मेरा दायां हाथ ऊपर उठा और मैंने लिन शुएरू का कॉलर पकड़ लिया। उसकी भौहें तन गईं, आंखों के कोनों में एक हलचल हुई और उसके उस पेल कोल्ड चेहरे पर लाली छा गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरा हाथ अब भी उसके कॉलर पर था और मेरी सांसें उसकी गर्दन के इतने करीब थीं जैसे सीहे उस पर टकरा रही हों। आज मैं आप सबको कफ रोकने का एक खास एक्यूपॉइंट सिखाऊंगा। ये कहते हुए मैंने अपनी फिंगर टिप उसकी गर्दन पर रख दी। मेरी आंखें एकदम कोल्ड और प्रोफेशनल थीं, जैसे मेरे मन में कोई और ख्याल ना हो। हर सुई का इस्तेमाल एक खास गहराई और टेक्निक के साथ होता है। मैं बोलता रहा और मेरी उंगलियां लगातार अपनी पोजीशन बदलती रहीं। एक्यूपंक्चर का असर पूरी तरह से नीडल टेक्निक और एक्यूपॉइंट्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। मेरी गर्म उंगलियां लिन शुएरू की गर्दन के साथ धीरे धीरे फिसलते हुए उसके कान के पीछे पहुंच गईं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है जो हीट डिसिपेशन को कंट्रोल करता है। आज के पेशेंट की बीमारी फेफड़ों में है। बॉडी के अंदर वेट हीट जमा है। झंजियो दाचिंग की एक खास टेक्निक टू त्यान लियांग के बारे में मेरी एक्सप्लेनेशन जितनी गहरी होती गई, डॉक्टर्स का फोकस उतना ही बढ़ता गया। किसी ने भी उस मिस लिन पर ध्यान नहीं दिया जिसे एक लाइव सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो इन पॉइंट्स को सबसे गहराई से महसूस कर पा रही थी, क्योंकि मेरी उंगलियां उनके शरीर पर थीं, पर मेरी नजरों में वो नहीं, बल्कि सिर्फ वो एक्यूपॉइंट्स थे। मेरी आवाज के उतार चढ़ाव और उंगलियों का प्रेशर एकदम परफेक्ट था। डॉक्टर्स जैसे किसी जादुई दुनिया में खो गए थे। यहाँ तक कि डायरेक्टर हुआंग भी लिन शुएरू की आइडेंटिटी भूल गए और लगातार सिर हिलाते हुए मुझे बड़े गर्व से देखने लगे। कितना टैलेंटेड लड़का है। उन्होंने सोचा कि काश ये उनके हॉस्पिटल में आ जाए। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया, वो इस लिटिल डिवाइन डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में इनवाइट कर सकते हैं। डॉक्टर्स अभी भी डिटेल्स पूछ रहे थे, पर जब मैंने ट्रीटमेंट खत्म किया तो सबको लगा कि ये इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। लिन शुएरू को भी उन गर्म उंगलियों के हटने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
उसके गले में अचानक एक खुजली, एक अजीब सी जलन होने लगी, जैसे कोई चीज बाहर निकलना चाहती हो। उसने धीरे से अपना थूक अंदर लिया। उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। पूरा शहर जानता था कि मिस लिन कितनी रिजर्व्ड और डिग्निफाइड हैं। वो सादा जीवन जीती थी और आज तक उनकी उस हाई क्लास वाली इमेज को कोई तोड़ नहीं पाया था। इस लिटिल डिवाइन डॉक्टर ने तो मिस लिन को बुरी तरह नाराज कर दिया है। मैनेजर सीयूआई, जो काफी समय से चेयरमैन जियांग के साथ थे, वो जानते थे कि दोनों परिवारों के गहरे ताल्लुक हैं। मिस लिन अक्सर एंगेजमेंट तोड़ने के सिलसिले में आती रहती थी, पर इतने सालों में उन्होंने कभी मिस लिन की आंखों में किसी के लिए ऐसा डेंजरस लुक नहीं देखा था। वो हमेशा एकदम कोल्ड और शांत रहती थी। इस लड़के ने आखिर मिस लिन का कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे कि मैनेजर सीयूआई ने डर के मारे अपना सिर पकड़ लिया। मुझे अभी तक अंदाजा नहीं था कि बात कितनी सीरियस है। मैंने अपना काम खत्म किया और लिटिल डॉक्टर, क्या आप हमारे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड हैं? सैलरी की कोई फिक्र मत कीजिए। मैंने अपना मेडिकल बॉक्स समेटा और साफ मना कर दिया। नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। डीन हुआंग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने लिन शुएरो जैसी वीआईपी गेस्ट की भी परवाह नहीं की। आप सिर्फ आफ्टरनून में आ सकते हैं, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। डॉक्टर बनना सिर्फ मेरा एक इंटरेस्ट है। मेरी इस बात ने डीन हुआंग को हैरान कर दिया। आपका ये इंटरेस्ट कितने ही लोगों के लिए एक तमाचा है, क्या आपको पता भी है? फिर मैंने अपना काला बैग उठाया और कहा, वैसे भी मैं तो एक वोकेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। वही स्कूल जिसके ओनर आप खुद हैं, है ना? डीन हुआंग एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो स्कूल जो नानचिंग में हमेशा लॉस में रहता था और जहां सिर्फ कमजोर स्टूडेंट्स ही आते थे, उसे डीन हुआंग बस जैसे तैसे चला रहे थे ताकि उन बच्चों को सहारा मिल सके। पर अभी इस डिवाइन डॉक्टर ने खुद को क्या कहा, उस स्कूल का स्टूडेंट डीन को लगा जैसे उन्हें चक्कर आ जाएगा। तुम एक वोकेशनल स्टूडेंट कैसे हो सकते हो? मैंने पूरी शालीनता से जवाब दिया। इस साल मैं एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। डीन हुआंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है? पॉइंट ये है कि एक वोकेशनल स्टूडेंट के पास डॉक्टर सर्टिफिकेट है और ऊपर से ऐसी डिवाइन स्किल्स। डीन ने एक गहरी सांस ली। क्या तुम सच में नहीं मानोगे? मैं तुम्हें फुल क्रेडिट्स दे सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। शायद डीन साहब आप मेरे बारे में नहीं जानते। मैं अक्सर लेट आता हूँ और जल्दी चला जाता हूँ। मुझे क्रेडिट्स की कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर लिन शुएरो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान ठंडी या खतरनाक नहीं थी, बल्कि सर्दियों की ताज़ बर्फ जैसी थी, जिससे नजर हटाना मुश्किल था। मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या इसमें कुछ हंसने वाली बात है? लिन शुएरो ने अपनी कॉलर ठीक करने की जहमत तक नहीं की। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। तुम डीन हुआंग को हार्ट अटैक देने ही वाले हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी आंखें गहरी और साफ थीं। मैंने एक बार फिर उनकी कलाई पकड़ी। इस बार मेरी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी। मेरी आवाज धीमी और स्थिर थी। तुम्हारे पास जीने के लिए अब ज्यादा साल नहीं बचे हैं। क्या तुम ये बात जानती हो? जैसे ही मैंने ये कहा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लिन शुएरो ने टकटकी लगाकर मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। बाकी डॉक्टर्स को लिन शुएरो की पहचान तो नहीं पता थी, पर वो एक बात अच्छे से जानते थे कि जब एक चाइनीज मेडिसिन एक्सपर्ट अपनी भौहें सिकोड़ ले तो समझो मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। मेरे चेहरे की वो गंभीरता बता रही थी कि मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या इस लिटिल डॉक्टर की बात सच है? क्या ये सच में ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहने वाली? उसका चेहरा सफेद तो था, पर क्या बात इतनी गंभीर है? सभी डॉक्टर्स की नजरें हम पर टिक गईं। डीन और वाइस डीन ने इशारा करके सबको वहां से जाने को कहा। धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो अनजाने में ही मुझे दूर करने की कोशिश करने लगे। असल में मिस लिन की हेल्थ पूरी लिन फैमिली के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुकी थी। वो नानचिंग जैसे छोटे शहर में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि एक रूमर थी कि सेंट सॉवरेन यहाँ से गुजरे थे। सिर्फ एक अफवाह पर पूरी फैमिली का नानचिंग आ जाना ये दिखाता है कि मिस लिन की कंडीशन कितनी सीरियस थी। ये छोटा हकीम तो बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख रहा है। तो फिर मैं इलाज नहीं करूंगा? मैंने अचानक ही उस औरत की पल्स चेक करने का सोचा, क्योंकि वो बाकी पेशेंट से अलग थी। उसे एक लाइव एक्सपेरिमेंट की तरह ऊपर बुलाने की वजह भी यही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, जैसे पिछली कई पीढ़ियों का गुड कर्मा उसके साथ हो। लेकिन फिर भी ऐसी नोबल इंसान को ऐसी खतरनाक बीमारी थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी है। जब मैं 5 साल का था तब मेरे बुजुर्ग मेंटर ने मुझसे कहा था कि अगर कभी किसी ऐसी नोबल डेस्टिनी वाले इंसान से मिलो जिसकी किस्मत साथ न दे रही हो तो उसकी मदद जरूर करना। मेरा इरादा सिंपल था। मैं पहली बार किसी इतने पावरफुल ऑरा वाले इंसान से मिला था तो बस पल्स चेक कर ली। लेकिन जब उसकी फैमिली ने इतना ओपोज किया तो मैंने भी जबरदस्ती नहीं की। जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया, लिन शुएरो बोल पड़ी, मुझे पता है। उसकी खूबसूरत आवाज में अब भी एक मुस्कुराहट थी। सब हैरान रह गए। कोई अपनी मौत के इतने करीब होकर भी इतना काम कैसे रह सकता है?
डॉक्टर, आपने मुझे इसलिए चुना क्योंकि आपने मेरी बीमारी पहचान ली थी। लिन शुएरो लोगों का दिमाग पढ़ना जानती थी। उसने मेरा प्लान तुरंत गैस कर लिया। मैंने बात नहीं छुपाई और सिर हिला दिया। तुम्हारी बीमारी स्किन में नहीं, हड्डियों में है, जैसे पैदाइशी हो या कुछ और। मैं भी पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ, इसलिए और ऑब्जर्व करके डायग्नोसिस करना चाहता हूँ। ये सुनते ही लिन चेन का हाथ ढीला पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस लड़के ने सब सही गैस कर लिया था। उनकी थर्ड मिस की बीमारी कॉन्जेनिटल थी और ये लिन फैमिली का एक ऐसा सीक्रेट था जो किसी आउटसाइडर को पता नहीं हो सकता था। लिन चेन एक्साइटमेंट में आगे बढ़ा थर्ड मिस, लेकिन लिन शुएरो ने उसे फिर टोक दिया। उसकी कोमल आवाज में अब एक ठंडक थी। बदतमीजी मत करो। लिन चेन ने सजा का रिस्क लेकर भी हिम्मत जुटाई और कहा, थर्ड मिस, अगर ये सिर्फ नब्ज देखकर सब समझ सकते हैं तो ये आपका इलाज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं इलाज कर सकूं। मैंने दीवार का सहारा लिया और एक लंबी जमाही लेते हुए कहा, बीमारी का रीजन अननोन है और डायग्नोसिस भी क्लियर नहीं है। लिन शुएरो हल्का सा मुस्कुराई और मेरी बात पूरी की। और तुम थक चुके हो आज और पेशेंस नहीं देखना चाहते। इंटेलिजेंट लोगों से बात करना वाकई बहुत आसान होता है। मैं उसकी तरफ देखते हुए स्माइल की और मेरी उंगलियां एक बार फिर उसकी रिस्ट पर टिक गई, नब्ज टटोलने के लिए। तुम्हारी बीमारी में थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये एक ऐसा इंसान है जिसे यमराज भी अपने पास नहीं बुलाना चाहते, इसीलिए वो अब तक जिंदा है। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाल का है। ये भगवान से ज्यादा खुद पर ट्रस्ट करते हैं। इनके रिस्ट पर जो प्रेयर बीड्स लटके हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे ये कोई प्रोटेक्शन चाहते हो, पर असल में उसमें सिर्फ नींद की मेडिसिन है ताकि उन्हें सुकून मिल सके। मैंने थक कर अपनी नेक रब करते हुए कहा, अच्छी डाइट और नींद तुम्हारी रिकवरी में बहुत हेल्प करेगी। लिन शुएरो ने मेरी नींद भरी आंखों को देखा और धीरे से ठीक है कहा। फिर उसने कमांड दी, लिन चेन डॉक्टर को वापस छोड़कर आओ। लिन शुएरो की वॉइस बहुत काम थी, पर उसमें एक अजीब सा प्रेशर था। लिन चेन समझ गया कि अगर उसने और आर्ग्यू किया तो उसकी बॉस नाराज हो जाएंगी। उसने तुरंत सर झुकाकर जी कहा, मुझे बस हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड जाना है। वहाँ काफी पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे, तो मैनेजर सीयूआई मुझे ड्रॉप कर देंगे। सीयूआई जोर से चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। लिन सीरो ने बस एक हल्की सी आवाज की और कुछ नहीं कहा। लिन चेन से रहा नहीं गया और उसने सजेस्ट किया, मिस, क्या आप डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहेंगी? लिन शुएरो ने फिर से मेरी तरफ देखा। मैंने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बस अपना नंबर डायल कर दो। जब मैं ओल्ड मास्टर का ट्रीटमेंट करूंगा तब तुम्हारा चेकअप भी साथ में ही कर लूंगा। यूजुअली लोग लिन शुएरो का नंबर मांगने के लिए तरसते हैं और घंटों इंतजार करते हैं, पर आखिर में सबको सिर्फ उनके असिस्टेंट का ही मैसेज मिलता था। आज पहली बार इतनी पावरफुल लिन फैमिली की हेड किसी के लिए एक एक डिजिट खुद टाइप करके नंबर सेव कर रही थी। एलिवेटर के पास पहुंचकर मैंने मुड़कर उस औरत को देखा जो लाइट और शैडो के बीच खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की हर हकीकत को देख लिया हो। हालांकि उसका एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड था, पर उसके अंदर कोई शिकायत नहीं थी। उसकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल और गहरी थीं। इतनी इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड लेडी को अगर सच में यमराज अपने साथ ले गए तो ये वाकई एक बड़ा लॉस होगा। डॉक्टर, क्या आप सच में उनका ट्रीटमेंट करने वाले हैं? मैनेजर सीयूआई मेरे पीछे भागते हुए आया। मैंने उसकी बातों में एक हिंट पकड़ा, क्या वो जियांग फैमिली की बेटी नहीं है? मैनेजर सीयूआई लिन टोटल की आइडेंटिटी रिवील करने से डर रहा था, तो हकलाते हुए बोला, वो एक डिस्टेंट रिलेटिव है, उनका सरनेम जियांग नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, मुझे लगा था सीयूआई मैनेजर एंड तक यही कहेंगे कि अंदर जो ओल्ड मास्टर हैं उनका सरनेम जियांग नहीं है। सीयूआई ने बात संभालते हुए कहा, मैं तो आपको अपना समझ रहा था डॉक्टर, इसीलिए सच कह दिया। ऊपर से आपका कैरेक्टर इतना जेन्युइन है कि मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बॉस सच में जिन सिटी की सबसे अमीर जियांग फैमिली से हैं। मैंने सर हिलाया जैसे मुझे जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ हो। मेरी इंडिफरेंस देखकर मैनेजर सीयूआई हंस पड़ा, मान गए डॉक्टर। ये न्यूज सुनकर भी आपका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। पहले मुझे फालतू का डाउट था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने कहा, एक सबऑर्डिनेट का काम ही अपने बॉस की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने गाली के पास रुककर कहा, बस यहीं तक, कल मैं टाइमर पहुंच जाऊंगा। मैनेजर सीओआई वहीं रुका रहा और पूछा, डॉक्टर, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि जियांग फैमिली नानचिंग क्यों आई है? मैंने स्माइल करते हुए कहा, यह सब पूछना एक डॉक्टर का काम नहीं है। मैनेजर सीईओआई की आंखों में इस लड़के के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई थी, सिर्फ उसकी मेडिकल स्किल्स के लिए ही नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर और सादगी के लिए भी। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बनाना चाहता हूँ। सीईओआई का अंदाजा एकदम बेबाक था। उन्होंने अपनी उम्र तक का लिहाज नहीं किया। अगर तुम कभी बीजिंग आओ तो तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मुझे पता था कि मेरा बीजिंग जाना तो तय है, क्योंकि वही तियानी का असली ओरिजिन है। सीईओआई की इस सिंसेरिटी और उनके बिजनेस माइंड को देखते हुए मैंने मना नहीं किया। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बड़े भाई। ये सुनकर सीईओआई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मजा आ गया, आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए।
सच तो ये है कि ये ऑफर देने के बाद वो थोड़े नर्वस थे। आखिरकार मैंने जियांग फैमिली के हेड का इलाज किया था, मैं उनका लाइफ सेव था। ऐसे में सीईओआई जैसे मैनेजर का भाई बनना थोड़ा अजीब लग सकता था, लेकिन मैंने फौरन हाँ कह दिया। सीईओआई समझ गए थे कि उनका छोटा भाई उन लोगों जैसा नहीं है जो सिर्फ पावर और स्टेटस के पीछे भागते हैं। जब उन्होंने मुझे सड़क किनारे एक बुजुर्ग का इलाज करते देखा था, तभी वो समझ गए थे कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने तय कर लिया कि वो हर हाल में अपने छोटे भाई की हिफाजत करेंगे। एक बड़े भाई के नाते मुझे तुम्हें कुछ वार्न करना है। सीईओआई का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। ऊपर जो शख्स है उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है। अगर तुमने उसे ठीक कर दिया तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन अगर इलाज फेल हुआ तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पर फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें बचा लेगा। मैंने सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, भाई बेफिक्र रहिए। अब तक ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिसका इलाज मेरे पास ना हो। सीईओआई की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी, उनकी पलकें तक कांपने लगी। इसका मतलब तुम सच में उसे ठीक कर सकते हो? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, बस थोड़ा वक्त लगेगा। भाई, क्या आपने वो पुरानी कहावत सुनी है? सीईओआई ने उत्सुकता से पूछा। कौन सी मौत का फरिश्ता अगर रात के तीसरे पहर आए तो ये हकीम उसे सुबह के 5 बजे तक रोक सकता है। हालांकि मैंने उन्हें पूरा सच नहीं बताया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस आदमी का पास्ट और उसका डेस्टिनी पैटर्न इतना भारी था कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसका फिजिकल सिस्टम अंदर से पूरी तरह कमजोर हो गया था। इस तरह के केसेस हैंडल करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। सीईओ बुदबुदाए, ये तो बीमारी कम और कुछ और ही लग रहा है। तुम्हारी बातें तो किसी सड़क किनारे बैठने वाले ज्योतिष जैसी लग रही हैं, सीईओ ने धीरे से कहा। मेरी मुस्कुराहट और गहरी हो गई, क्या पता शायद मैं वाकई वो काम भी कर लूं। सीईओ ने इसे मजाक समझा और बोले, बस अपना ख्याल रखना, अगर कोई जरूरत हो तो अपने भाई को बताना। भले ही मैं सिर्फ एक जनरल मैनेजर हूं, पर मेरे कॉन्टैक्ट्स और लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे काफी काम आ सकते हैं। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि वो जनरल मैनेजर हैं, क्योंकि अपनी लुक से तो वो एक मामूली एरन बॉय लग रहे थे। खैर, ये एक गलतफहमी थी। फिर सीईओ बोले, एक और बात है छोटे भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी, कही, भाई क्या बात है? सीईओ ने आसपास देखा और अपनी आवाज एकदम धीमी कर ली। चेयरमैन जियांग यहाँ नानचंग अपने पोते को ढूंढने आए हैं जिसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था। पहले कुछ सुराग मिले थे, पर अब फिर से कोई खबर नहीं है। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, क्या तुम भाई की मदद कर सकते हो? मुझे फौरन अपने पुराने ऑर्डर की याद आ गई। जियांग फैमिली के सेलेंथ यंग मास्टर के साथ मेरा रिश्ता वाकई बहुत अजीब और गहरा होने वाला था। मैंने बिना कोई सवाल किए हाँ कह दिया। सीईओ मुझे और थकाना न चाहते थे, इसलिए बोले, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रास्ता काफी अंधेरा है। मैंने मना नहीं किया और हम आगे बढ़ गए। शुरुआत में सीईओ को लगा था कि मैं पास के एक हाई एंड सोसाइटी में जाने वाला था, क्योंकि वैसा घर ही उसके भाई के स्टेटस को सूट करता था। पर हैरानी की बात यह थी कि मैं एक पतली सी गली के अंदर चला गया। वहां ना तो लोग थे और न ही ठीक से रोशनी, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट्स भी बस झपक रही थीं। जमीन पर गड्ढे ही गड्ढे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद सीईओ फेमजी की भवें तन गई और मैं एक चाइनीज मेडिकल क्लिनिक के सामने रुक गया। इसे क्लिनिक कहना भी उस जगह की तौहीन होगी। वो घर सड़क के किनारे था, एकदम टूटी फूटी और छोटी सी दुकान। पास में एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था फुट मसाज हर्ब्स और स्पेशल ट्रीटमेंट। ये साफ तौर पर एक लोकल फुट स्पा था, जिसके डॉक्यूमेंटेशन भी शायद पूरे नहीं थे। सीईओ फेंगजी ने शक भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और पूछा, छोटे भाई ये क्या है? मैंने अपना मेडिकल बैग उठाया और कहा, ये मेरी दादी का घर है। कोई फेंगजी बस उसे देखता रह गया। बड़े भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ। तुम्हारा घर ऐसी जगह पर है और तुम कहते हो कि तुम गरीब नहीं हो। सीईओ फेंगजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अपने भाई से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इतनी कम उम्र में तुम पर इतना बड़ा बोझ है, तुम बाहर ट्रीटमेंट करते फिर रहे हो, तो क्या इसीलिए तुम क्लास अटेंड नहीं करते ताकि तुम घर के लिए कुछ पैसे कमा सको? मैंने उसे अपनी कहानियां बनाने दी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि इसे समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बड़े भाई, आप जो भी कहें वही सही है। सीईओ फेंगजी ने मुझे एक मासूम छोटे भाई की तरह देखा और अपनी आंखें सिकोड़कर सलाह देते हुए बोला, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जियांग फैमिली और हॉस्पिटल वाले बहुत अमीर हैं। तुम्हें अपनी फीस ज्यादा रखनी चाहिए। अगर तुम्हें 1,000 चाहिए तो सीधे 10 मिलियन मांगना, वो भी कम होगा। समझ गए जी? समझ गया, मैंने सर हिलाया। मेरे भाई की बात सच थी। अगर मुझे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जारी रखना है तो मुझे मार्केट रेट के हिसाब से ही चलना होगा। सीईओ फेंगजी अभी भी सर हिला रहा था। ये जो तुम्हारी हालत है, मैं पक्का तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो अपने हाथ हवा में लहराते हुए तेजी से वहां से चला गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाकर मेरे लिए कुछ इंतजाम कर देगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसे रोका नहीं। अब बहुत रात हो चुकी थी, 10:30 बज रहे थे। दादी शायद सो चुकी हुई और इस वक्त किसी को अंदर ले जाना ठीक नहीं था। ये सोचकर मैंने दरवाजा खोला, पर सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गया। सब कुछ बिखरा पड़ा था। मेडिसिन काउंटर की हालत सबसे खराब थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से छानबीन की है। जड़ी बूटियां यहाँ वहां फेंकी हुई थी। एक किताब तो इस तरह फटी थी कि उसका कवर तो गायब था। वो दादी की सबसे पसंदीदा रेसिपी बुक थी, जिसमें उन्होंने कई स्पेशल नुस्खे लिखे थे।
और वो अक्सर उसे पढ़ा करती थी, पर अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरी आंखों में गुस्सा उतर आया, मानो कोई तूफान आने वाला हो। मैं तेज कदमों से अंदर की तरफ भागा। वहां एक मसाज अप्रेंटिस के कपड़ों में एक छोटा लड़का खड़ा था। उसने जैसे ही मुझे देखा, हाथ का बकेट छोड़ दिया और घबराकर इशारे करा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, सर सांसी, डरो मत, आराम से बताओ कि आखिर हुआ क्या था। सांसी को दादी ने अपनी दयालुता की वजह से सड़क किनारे से उठाया था। वो जम से बोल नहीं सकता था और सिर्फ साइन लैंग्वेज समझता था, पर अब वो थोड़ी आवाजें निकालने लगा था। वो करीब 11 साल का एक मासूम सा था। उसने अपने हाथ उठाकर मुझे इशारे किए और मेरी आवाज भारी होती। तुम्हारा मतलब है कि बाहर वो सब एलेना के पालतू कुत्ते हैं? सांकी ने सिर हिलाया और दबी हुई आवाज में इशारा किया। मेरे माथे पर बल पड़ गया। उसने तुम्हें सब बता दिया, मुझे जी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है। सांकी ने भारी आवाज में कहा कि दादी तुम्हारी फिक्र कर रही हैं। मेरी हंसी और भी ठंडी हो गई। वो मेरी फिक्र क्यों कर रही है? फिक्र तो एलेना को करनी चाहिए। तभी अंदर से एक आ सुनाई दी। जी फैमिली की वो पुरानी औरत थी जो दुनियादारी से दूर रहती थी। वो अपनी व्हीलचेयर पर बाहर आई और मेरी तरफ देखकर बोली, आखिर वो तुम्हारी माँ है। मैंने पलट कर कहा, पहले थी अब नहीं है दादी। उसने पूरे जी परिवार पर कब्जा कर लिया है। आपने अपने बच्चों और पोतों के लिए उससे कभी बहस नहीं की, क्योंकि आपको ये सादगी भरी लाइफ पसंद थी। लेकिन आज जो हुआ, अगर जीलाओं की परमिशन ना होती तो एलेना इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखाती। कुछ मर्द अपनी पत्नी के चक्कर में अपनी माँ तक को भूल जाते हैं। और दादी, आपने तो दुनिया देखी है, ये बात आप भी समझती हैं। दादी पास रखे एक्वेरियम को देखने लगी। उनकी आंखों में एक खालीपन था। वो बोली, मैं समझती हूँ ये मेरा पाल हुआ वो नालायक बेटा है जिसकी वजह से मैं ये सब भुगत रही हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने अपना ऑरा शांत किया। इस दुनिया में ज्यादातर माएँ अपने बेटे की हकीकत जानते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अगर दादी भी उन लोगों में से होती जो सही गलत में फर्क नहीं कर पाती, तो फिर चाहे वो मुझे अपने सगे बच्चे जैसे ही क्यों न मानती। मैं इस मामले में कभी दखल नहीं देता, इसलिए अब सारा फैसला मैंने उन पर छोड़ दिया है। दादी को ये बेइज्जती चुपचाप सहनी है या फिर अपना रिवेंज लेना है, ये उन्हीं को तय करना होगा। मेरा यहाँ रुकना या जाना इसी बात पर डिपेंड करता है। दादी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्र का तजुर्बा और गजब की गहराई थी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी पचड़े में पड़ो। नानचेंग के हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एलेना की फैमिली के जिंग सिटी तक बड़े कनेक्शंस हैं। मुझे डर है कि कहीं इस बुढ़िया की वजह से तुम किसी फालतू के ट्रबल में ना फंस जाओ। पर जहां तक उस बेटे की बात है, आज से मैं ये मान लूंगी कि मैंने उसे कभी जन्म दिया ही नहीं। दादी ने पूरी जिंदगी टीसीएम डॉक्टर के तौर पर शांति से बिताई थी। वो कभी इतनी कठोर नहीं हुई थी। मैंने उनके इरादे देख लिए थे। आखिर एक माँ के लिए फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। मैंने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं आपकी बात मानूंगा दादी, अगर आप कहेंगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। शौचुआन मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी दादी अभी जिंदा है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैं व्हीलचेयर को आगे बढ़ाने लगा। दादी, मेरी पढ़ाई की टेंशन आप मत लीजिए, बस आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और सांकी की बात मानिए, ज्यादा मीठा खाना बंद कर दीजिए। दादी बुदबुदाएगी, बिना पढ़ाई के काम कैसे चलेगा? मैंने सुना है कि जिसे वो वापस लेकर आए हैं वो पढ़ाई में बिल्कुल टॉप करता है। मैंने हंसते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है ना, आखिर वो आपका सगा पोता है, आपकी तरह ही स्मार्ट होगा। दादी ने सिर उठाकर पूछा, पर तुम्हारा क्या होगा? मैंने जवाब दिया, मैं पैसे कमा लूंगा, भूखा नहीं रहूंगा। तभी सांकी दवाइयों का भारी बकेट लेकर भागती हुई आई और एक ही पल में पानी भरकर वापस लौट गई। वो यादें जैसे कभी खत्म ही नहीं होती और मैं भी अब उनका आदी हो चुका हूँ। तभी दादी जी हंसते हुए बोली कि इस सांकी की हाइट भले ही ना बड़ी हो, पर इसकी ताकत गजब की है। परसों पड़ोसी ने सामान मंगवाया था जिसे वो हिला तक नहीं पा रहे थे, पर इसने पलक झपकते ही उसे उठा लिया। मुझे तो डर था कि कहीं इसके हाथ की बोन फ्रैक्चर ना हो जाए। उनकी बात सुनकर मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि वो अभी यंग है तो ताकत होना तो लाजमी है। दादी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा कि क्या ये सिर्फ नॉर्मल ताकत है? वो मंजर इतना डरावना था कि पड़ोस वाली जांग आंटी का तो चेहरा ही पीला पड़ गया था। मैंने बेरुखे से सांकी तरफ देखा और कहा, सुना, तुमने आगे से जरा ध्यान रखना। सांकी ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। तभी दादी अचानक चिल्लाई, ओह, मैं फिर से तेरी बातों में फंस गई। मेरी बात सुन, तू अभी जिस वोकेशनल स्कूल में पढ़ रहा है वहां से यूनिवर्सिटी जाना बहुत मुश्किल है। क्यों ना मैं किसी से बात करूं? मैंने मुस्कुराते हुए उनकी बात काटी और कहा, दादी सच में मैं बचपन से ही दादी के पास पला बड़ा हूं और वो अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता और हमेशा अपने फैसले खुद लेता हूं। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, बस यही सोचा कि इस वीकेंड वो अपने पुराने सर्कल में जाकर अपने पुराने कॉन्टैक्ट से मदद मांगेगी। जब दादी सो गई तब मैं कमरे से बाहर आया। बाहर सांकी किसी नन्हे पौधे की तरह खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हाथों से कुछ इशारा किया। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है,
तुम भी अब सो जाओ। टियोनक्सिन गैस और वो सीक्रेट मैनुअल मैं किसी भी तरह वापस ले आऊंगा। अलीना जैसी लड़की ऐसे हिम्मत करे, ये उसका अपना दिमाग नहीं हो सकता। पक्का इसके पीछे किसी और का हाथ है। आखिर उसे अचानक चाइनीज मेडिकल क्लिनिक की चीजों में दिलचस्पी क्यों होने लगी? इसके पीछे कौन है? ये साफ दिख रहा है। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। ऐसा लगता है जैसे तूफान बस आने ही वाला है। मैंने ठंडे लहजे में धीमी आवाज में कहा, पतझड़ का मौसम आ गया है, तो अब चैन और आए फैमिलीज को पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। एक पल के लिए सांकी की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर वो डर नहीं बल्कि एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसकी आंखों का रंग किसी एम्बर स्टोन की तरह चमकने लगा। उसके हाथ तेजी से इशारे कर रहे थे और उसके चेहरे की मुस्कान किसी शातिर लोमड़ी जैसी थी। मैंने उसकी शरारत देखकर अपनी उंगलियों से उसे इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, काफी वक्त से तुम्हें बाहर नहीं भेजा है, तुम भी बोर हो रही होगी। जाओ, मुझे 3 दिन के अंदर चैन फैमिली के सारे करप्शन, इलीगल डील्स और फर्जी ऑपरेशंस की रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने आम जनता का जो पैसा लूटा है वो पाई पाई उन्हें वापस करनी होगी। बाकी एयर फैमिली का क्या करना है वो तुम देखो। सांकी ने तुरंत खामोशी से हिलाया। अपना लैपटॉप उठाए वो घर से बाहर निकल गई। कोई सोच भी नहीं सकता कि 11 साल का बेजुबान बच्चा वही हैकर है जिसने 3 साल पहले पूरे बैंक सिस्टम ठप करके सनसनी मचा दी थी। बच्चों को सही गलत की समझ नहीं होती और सांकी तो पैदाइशी जिद्दी और खूंखार था। उसे उसकी बाप ने छोड़ दिया था। उसे पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सच तो यह है कि दादी उसे घर में ही लाई थी, बल्कि मैंने उसे अपनी ताकत से काबू किया था, जिसके बाद वो इस क्लिनिक में रुक गया। इन 3 सालों में जड़ी बूटियों के बीच रहते हुए उसकी फितरत में काफी बदलाव आया है। अब उसका चेहरा काफी शांत और मासूम दिखने लगा है, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन पुरानी कहावत है, खतरनाक रूहें अक्सर मासूम चेहरों के पीछे छिपी होती हैं और जिसकी तरफ उसने निशाना साध लिया उसका बचना नामुमकिन है। आधी रात का वक्त था। चैन फैमिली के पुराने पुश्तैनी घर में सन्नाटा था। चैनी को इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो अब भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। घर के नीचे कई मेडिकल स्टूडेंट्स जमा थे जो चैनी के चेल थे। वो बस इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब अपनी वफादारी साबित करने का मौका मिले। झांग लोंग और वांग न्याओ की हालत हीट स्ट्रोक से सबसे ज्यादा खराब थी। जी चेन्नान वहां नहीं था क्योंकि चेनी के जागते ही उसने एलेना को अपने पास बुला लिया था। चेनी को देखते ही जी चेनरान की आंखें नम हो गईं। सर, आपकी यह हालत कैसे हो गई? किसने आपको इतना परेशान किया कि आप इतने कमजोर हो गए? चेनी ने माथे पर कूलिंग पैच लगाते हुए गुस्से में कहा, मैं उस लड़के की चाल में फंस गया। जी चेनरान हैरान रह गया। कौन लड़का? चेनी को याद आते ही गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वही तुम्हारे गांव वाला गरीब रिलेटिव, उसने हमारे हॉस्पिटल में आकर सबको बेवकूफ बनाया। जी चेनरान दंग रह गया और एलेना भड़क उठी। वो बेशर्म लड़का, आखिर माजरा क्या है? उसे तो अपने असली पेरेंट्स को ढूंढने वापस गांव जाना था ना। उसने वादा किया था। वो सिर्फ जुबान का कच्चा है, बस हमसे ज्यादा मनी ऐंठना चाहता है। एलेना यकीन दिलाते हुए कहा, ओल्ड सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस लड़के को सबक सिखा दूंगी। चेनी ने दिखावे के लिए बड़ा दिल रखते हुए कहा, मैं उस मामूली लड़के से उलझना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताओ, क्या उस लड़के को मेडिकल साइंस की कोई समझ है? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? एलेना ऐसे हंसी जैसे कोई मजाक हो। वो तो बस एक जूनियर कॉलेज स्टूडेंट है, उसे मेडिसिन का एम भी नहीं पता होगा। चेनी ने आ भरते हुए कहा, ऐसा मत कहो, कुछ लोग बहुत शातिर होते हैं और अपनी काबिलियत छुपा कर रखते हैं। आज उसने अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक से डीन हुआंग तक को हक्का बक्का कर दिया। सोचो कितनी अजीब बात है। जी चेनरान ये सुनकर थोड़ा फिक्रमंद हो गया, लेकिन एलेना को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानती हूँ। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा खराब रहा और उसने कभी क्लासेस अटेंड नहीं की। बस उस गरीब बूढ़ी औरत के साथ रहकर उसने लोगों को उठाने के कुछ मामूली ट्रिक सीख लिए होंगे। ये सुनकर चेन ये एकदम सीधा होकर बैठ गया और हैरानी से पूछा, क्या वो जी मियाओ के साथ था? तुमने तो कहा था कि वो बस एक दूर का रिलेटिव है। फिर वो जी मियाओ के साथ क्या कर रहा था? हालांकि जी फैमिली सिर्फ एक छोटा और नया खानदान है, लेकिन जी मियाओ के पास कुछ बेशकीमती चीजें जरूर हैं। चेनी अब थोड़ा सतर्क हो गया था, पर एलेना को समझ नहीं आया कि उस बूढ़ी औरत में डरने जैसा क्या है। उसने अपनी आंखें घुमाई और एक गिफ्ट बॉक्स से उठाते हुए कहा, और एक एंशिएंट बुक निकालते हुए कहा, और ये भी वो बूढ़ी औरत इस किताब को जान से ज्यादा संभाल कर रखती थी। चेनी की आंखें चमक उठीं, तो ये झेंगजियो हैंगजेन है। तभी उस लड़के के हाथ चलाने का अंदाज इतना अलग था, तो ये सब जी मियाओ का सिखाया हुआ था। चेन यी ने उस किताब को बड़े गौर से देखा। तुम्हारा काम वाकई काबिले तारीफ है। अब इन दोनों चीजों के साथ मिस लिन की बीमारी का इलाज बस कुछ ही समय का खेल है। एलेना खुशी से झूम उठी। सच में तो हम मिस लिन से कब मिल पाएंगे? मेरा मतलब है ओल्ड सर, क्या आप मुझे भी दुनिया देखने के लिए अपने साथ ले चलेंगे? आप तो जानते ही हैं, लिन फैमिली को बस मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोग चाहिए। हम जी और ए फैमिली का इस फील्ड में कोई कनेक्शन नहीं है।
अब जब तियानक्सीन ग्रास हाथ लग चुका है तो चेनी इसे और आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये पक्का है कि हम सब साथ जाएंगे और जब लिन फैमिली की बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। एलेना ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई और चेनी को मक्खन लगाने लगी। लेकिन जी चेनरान एक तरफ खामोश खड़ा था, जाने क्या सोच रहा था। चेनी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर एक जियांग फैमिली के छूटने से क्या फर्क पड़ता है। एक बार लिन फैमिली के बॉस का ट्रीटमेंट सफल हो जाए फिर पूरी चेन फैमिली मेडिकल फील्ड में राज करेगी। तियानी पेविलियन उन्हें बैन करना चाहता है। क्या वो लिन फैमिली से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत करेंगे? चेन अपना ही कैलकुलेशन लगा रहा था। उसने जी फैमिली को इग्नोर किया और उस मेडिकल बुक को बड़े चाव से पढ़ने लगा। ये देखकर जी चेनरम के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। चेन फैमिली के घर से बाहर निकलने तक उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। मॉम, क्या दादी के पास सच में कोई स्पेशल टैलेंट था जो उन्होंने लिन चुआन को सिखा दिया? एलेना हंस पड़ी। इस बेचारी बुढ़िया के पास क्या होगा, वो तो बस सड़ी गली जड़ी बूटियों के साथ खेलती थी। यहाँ तक कि एक बार तो उसकी वजह। चंदन, ये सब बातें अपने मास्टर के सामने मत करना तुम। और वो, मुझे मास्टर का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हमें जांच करानी चाहिए? एलेना ने हाथ हिलाते हुए कहा। जांच की क्या जरूरत है? अगर उस बुढ़िया में वाकई दम होता तो क्या वो एक मामूली फुट स्पा में सड़ रही होती? तुमने वो जगह देखी नहीं है, कितनी छोटी और बेकार है। लेकिन लिन चुआन का क्या? जी चेनरान ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसे अचानक एक्यूपंक्चर कैसे आ गया? आपने और डैड ने तो कहा था कि वो महाबेवकूफ है। घर पर इंग्लिश टीचर के आने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता था और रिजल्ट में वो हमेशा लास्ट आता था। आखिरकार उसे एक मामूली वोकेशनल स्कूल में ही तो जाना पड़ा है ना। एलेना के चेहरे पर भी शिकन आ गई। बात तो सही है, पर उस लड़के की खबर तो लेनी पड़ेगी। मुझे जानना है कि वो नानचन में रुककर क्या खिचड़ी पका रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो उसे पिटवाकर शहर के बाहर फिंकवा देंगे। एलेना की बात सुनकर जी चंद्रन को सुकून मिला। मुझे पता था मॉम, आप सबसे बेस्ट हो चंद्रन। तुम्हारा पूरा फोकस अभी अपने मास्टर से स्किल्स सीखने पर होना चाहिए। कुछ दिनों में जब तुम मिस लिन के सामने जाओगे तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। उस नकली इंसान की मेडिकल स्किल्स किसी काम की नहीं है। तुम लिन फैमिली के दामाद बनने वाले हो, वो लिन चुआ तो और भी नीचे गिरेगा। तुम दोनों का लेवल अब बहुत अलग है। आगे से उसका नाम भी मत लेना, समझे? जी चंद्रन मुस्कुराया और बोला, समझ गया। ये माँ बेटा बड़े हसीन सपने देख रहे थे। उन्हें अंदाज भी नहीं था कि जिस चेन फैमिली के भरोसे वो कूद रहे हैं वो जल्द ही बर्बाद होने वाली है। अगले दिन पीसीएम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हलचल बढ़ गई थी। जैसे ही मैं वीआईपी वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा, मुझे जोरदार हंसी सुनाई दी और काफी बुलंद थी। यही है हमारे सेवियर, हमारे लिटिल डॉक्टर। मैंने आवाज की तरफ देखा तो बेड पर सीनियर जियांग जाग चुके थे। उनकी आंखों में उम्र का थकावट नहीं बल्कि एक अलग ही डेप्थ और कंपोजर था। वहां सीनियर जियांग के अलावा कल वाला वही ब्यूटीफुल और कोल्ड पेशेंट भी था। वो बेड के पास बैठा था, अपनी लंबी लेग्स क्रॉस किए हुए। बिना सूट की वो थोड़ा रिलैक्स्ड और लेजी लग रहा था। उसके सफेद और हसीन हाथ घुटनों पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीनियर जियांग के साथ चेस खेल रहा हो। मुझे देखकर उसने हल्की सी स्माइल दी। मैंने पहले पोलाइटली ऐसे नॉड किया और फिर अपना बैग नीचे रखकर सीनियर जियांग के पास गया। मैंने स्माइल करते हुए कहा, सेवर कहने की जरूरत नहीं है, पेशेंट्स का इलाज करना तो हम डॉक्टर्स की ड्यूटी है। लेकिन सीनियर जियांग का हाथ चेस पीस मूव करते वक्त अचानक रुक गया। ये लिटिल डॉक्टर उनकी वाइफ के जवानी के दिनों से कितना मिलता जुलता है। अगर वो उस वक्त बिजनेस में बिजी ना होती तो शायद उनका पार्टनर बीजिंग छोड़कर फ्रांस ना गया होता। सीनियर जियांग यही सोच रहे थे, पर उनकी नजर अब भी उस लड़के के चेहरे पर टिकी थी। वो इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? क्या ये वही टिल की हो सकता है? सीनियर जियांग का दिल धड़कने लगा और वो खुद को रोक नहीं पाए। लिटिल डॉक्टर, क्या तुम्हारा घर नानचन में ही है? क्या तुम कभी बीजिंग गए हो या कभी ग्रेट वॉल देखा है? सीनियर जियांग के सवाल ने लिन शुए को भी चौंका दिया और उसकी हसीन आंखें मेरी तरफ मुड़ गई। मैंने अपना बैग नीचे रखा और उनकी नजरों से बचते हुए कहा, जी हाँ, मैं लोकल ही हूँ और अब तक नानचन से बाहर नहीं गया। ग्रेट वॉल तो सिर्फ टीवी पर देखा है। सुना है वहां असलियत में जाने पर ही उसकी ग्रैंडियर का एहसास होता है। मैं अपनी दादी को वहां लेकर जरूर जाऊंगा। मुझे अपनी फैमिली के बारे में पेशेंट्स को बताने की कोई जरूरत नहीं थी। और शेन शो की आइडेंटिटी इसीलिए सीक्रेट है क्योंकि मैं छुप कर रहना चाहता हूँ। सीनियर जियांग को रिजल्ट का अंदाजा था, पर यह जवाब सुनकर उनका हाथ नीचे गिर गया, जैसे उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। उन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए कहा, लगता है मेरी आंखें धोखा खा गई और दिमाग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। लिटिल डॉक्टर, बुरा मत मानना, मुझे उन्हें उदास देखकर अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा, बिल्कुल नहीं सीनियर जियांग। जियांग फैमिली ने कई जनरेशन्स तक लोगों की मदद की है, उन्हें दुख नहीं मिलेगा। 7th यंग मास्टर जरूर सेफ वापस आएंगे। ये सुनते ही सीनियर जियांग सीधे होकर बैठ गए और उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ।
तभी वहां बैठी लिन शुए ने अपनी हल्की और काम आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि जियांग फैमिली किसी को ढूंढ रही है? यह सवाल काफी शार्प था। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और कहा, बस एक गेस था। कल जब मैं सीनियर जैंग का चेकअप कर रहा था तो वो बेहोशी में लिटिल की का नाम ले रहे थे। मुझे लगा शायद मैनेजर सीयूआई ने बताया होगा। लिन शुए ने अपना सर झुकाकर स्माइल किया और चेस खेलना जारी रखा। कैसे पता चला? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटिल डॉक्टर अब हमारे अपने हैं। ये सुनकर सीनियर जियांग को थोड़ा अजीब लगा। तुम कब से लोगों को अपना कहने लगे? लिन शुए ने कहा, सीनियर मेरी जान भी अब इन्हीं लिटिल डॉक्टर के हाथों में है। 10309 जाहिर है चीजों को हकीकत के तराजू में तौलना होगा। जियांग ओल्डमैन को अंदाजा नहीं था कि ये लड़की सच कह रही है या झूठ। लिन फैमिली की लड़की लिन शुएऊ अपने इरादे हमेशा छुपाकर रखती है, ऊपर से बीमार और कमजोर पर अंदर से बेहद शातिर। जियांग ओल्डमैन ने ठंडी सांस ली और कहा, इसका मतलब अगर तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है तो फिर तुम ये एंगेजमेंट तोड़ने की जिद क्यों कर रही हो? लिन शुएऊ के माथे पर बल पड़ गए, पर जियांग ओल्डमैन अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने साफ कह दिया, मैं इसे नहीं मानता। अगर तुम्हें रिश्ता तोड़ना है तो इंतजार करो, जब शाओ की वापस आएगा तब उसी के सामने ये बात कहना। लिन शुएऊ समझ गई कि अब बहस की गुंजाइश है, तो उसने बात संभालते हुए कहा कि वो मैनेजर सीयूआई के साथ मिलकर उसे ढूंढ लेगी। 10334 एंगेजमेंट का टूटना कोई गर्व की बात नहीं थी, लेकिन जियांग ओल्डमैन ने अपनी नजरों में गरिमा बनाए रखी और मेरी तरफ देखते हुए बोले, लगता है इस नन्हे डिवाइन डॉक्टर के सामने हमारा मजाक बन गया। मैंने बस सर हिलाया और कहा, क्या हम आज का ट्रीटमेंट शुरू करें? मेरी इस सादगी ने जियांग ओल्डमैन को और भी प्रभावित कर दिया। जैसा कि उनके आदमियों ने बताया था, यह लड़का वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इतनी बड़ी बातें होने के बावजूद इसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, जैसे इसे दुनिया की किसी भी इंफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग ओल्डमैन ने अपनी जिंदगी में कई तरह के लोग देखे थे और उन्हें परखना बखूबी जानते थे। 10353 वो हमेशा उन्हीं लोगों की इज्जत करते थे जिन्हें पता होता था कि उन्हें क्या करना है और उनका गोल क्या है। इस उम्र में ऐसा विजन होना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर ये लड़का जियांग फैमिली का मददगार ना भी होता तब भी ये अपनी काबिलियत के दम पर बहुत आगे जाता। आज सुबह आपने क्या खाया था और कौन सी मेडिसिन ली थी? ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मुझे आपका डाइट प्लान और मेडिकल रिकॉर्ड देखना होगा। मेरी प्रोफेशनल बातें सुनकर जियांग ओल्डमैन को कुछ याद नहीं आया, तो उन्होंने डॉक्टर हुआंग को बुलाया। डॉक्टर हुआंग इस मौके का इंतजार ही कर रहे थे कि कब उन्हें ये टेक्निक देखने को मिले। रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद मैंने एक्यूपेंचर की सुइयां उठाई। 10414 मेरे हाथ जियांग ओल्डमैन के शरीर के हर जॉइंट और प्रेशर पॉइंट को बड़ी बारीकी से पहचान रहे थे। शुरुआत में तो उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेरी सिल्वर नीडल सही जगह पर लगी, उनके शरीर के निचले हिस्से से एक ठंडक का एहसास ऊपर की ओर उठा, जिससे उनका दिमाग एकदम क्लियर हो गया। पिछले कई दिनों से उनके शरीर पर जो भारीपन और बोझ था वो जैसे पल भर में गायब हो गया। उनकी सांसें अब एकदम सुचारू थीं और सीने में होने वाली वो घुटन भरी जलन भी किसी चमत्कार की तरह खत्म हो गई थी। जियांग ओल्डमैन पूरी तरह हैरान रहे। 10429 उन्होंने नजरें उठाई तो देखा कि पास बैठी लिन शुएऊ के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से ही इस हुनर की आदत हो गई हो। मैंने अपनी सिल्वर नीडल घुमाते हुए कहा, जियांग ओल्डमैन, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। स्मोकिंग कम कीजिए और वेज डाइट पर ज्यादा फोकस करें। उन्होंने हैरानी से सर हिलाया और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। नन्हे डॉक्टर, तुमने ये सुई कहाँ लगाई है? बस एक बार के चुभने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी बीमारी गायब हो गई हो। मैंने शांत भाव से जवाब दिया, ये शरीर के डिटॉक्स पॉइंट्स हैं और इनका असर बाकी पॉइंट से अलग होता है। इतना कहकर मैंने अपना ध्यान दोबारा ट्रीटमेंट पर लगा दिया। हर एक नीडल के साथ ओल्ड मैन जियांग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके ब्लॉक्ड ऑर्गन्स अचानक खुल गए हों। उन्हें खुद में एक नई एनर्जी और यूथफुलनेस महसूस हो रही थी। जियांग के मन में एक गहरा रिस्पेक्ट जागा, वाकई जीनियस टैलेंट है। इतने यंग एज में ऐसी मेडिकल आर्ट, अब ये विरासत कभी खत्म नहीं होगी। मेरे हाथों ने उनकी बैक को प्रेस किया। अचानक एक कड़क की आवाज आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैंने शांत आवाज में कहा, यह बोन सेटिंग टेक्निक है। मैंने नोटिस किया था कि आपकी थोरैसिक स्पाइन थोड़ी मिसअलाइन थी। अब जरा मूव करके देखिए। ओल्ड मैन जियांग हैरान रह गए। सालों पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम एक लड़के ने पल भर में फिक्स कर दी। पहले भी कई डॉक्टर्स ने चेकअप किया था, पर उनकी स्टेटस देखकर कोई भी प्रेशर डालने की हिम्मत नहीं करता था। जियांग ने हाथ फैलाए। उन्हें काफी राहत मिली, पर अचानक शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा, यहां तक कि हॉस्पिटल गाउन भी पूरी भीग गई। डॉक्टर हुआंग परेशान थे, पर जब मैंने कहा कि टॉक्सिन्स पसीने के साथ बाहर आ रहे हैं और अब नीडल्स निकाली जा सकती हैं, तब जाकर उन्हें पूरी बात समझ आई। ये सब एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का कमाल था। जानबूझकर पसीना निकाला गया था।
लिन शुएरो धीरे से मेरे पास आई। उसका चेहरा मेरे कान के पास था। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने उसकी वो नशीली आंखें देखी। मैंने अपनी मेडिसिन किट पैक की और कहा, जियांग ओल्ड मैन, आज का सेशन पूरा हुआ। कल एक आखिरी ट्रीटमेंट के बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। जियांग ने एहसानमंद नजरों से अपने असिस्टेंट की तरफ देखा, जिसने फौरन जेब से एक कार्ड निकाला। लिटिल डिवाइन डॉक्टर, इसमें 1 मिलियन है, प्लीज इसे रख लीजिए। मैंने सादगी से कहा, यह बहुत ज्यादा है। मेरा प्रिंसिपल है, हर विजिट के सिर्फ 10,000। जियांग ने सीरियस होकर मेरी तरफ देखा और कहा, क्या मेरी जान की कीमत 1 मिलियन से भी कम है? मैंने मना नहीं किया, बहस करना मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर पेशेंट खुद से पेमेंट बढ़ा रहा है तो लेने में क्या बुराई है? मैंने मुस्कुराते हुए कार्ड लिया और सोचा, अब सोचना पड़ेगा ये पैसे कहाँ खर्च करूं। वैसे भी कुछ लोग मुझे बहुत गरीब समझकर मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे वो चेन और ए फैमिलीज जो जल्द ही बर्बाद होने वाली हैं। उस वक्त लिन शुएरो न जाने क्या सोच रही थी। उसे मैनेजर सीईओ की कई बातें याद आ रही थी। ये डिवाइन डॉक्टर बाहर से जैसा भी दिखे, पर इसकी लाइफ बहुत संघर्ष भरी है। उसका कोई क्लिनिक नहीं है, वो एक फुट मसाज शॉप में सोता है। गरीबी इंसान को जल्दी बड़ा बना देती है। जिस उम्र में उसे स्कूल में होना चाहिए, वो यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है। सीईओ की बातें उसके दिमाग में ताज़ा थीं। लिन शुएरो ने जब उस लड़के की तरफ देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसने एक अजीब से एहसास में कहा, मेरी कंसल्टेशन फीस भी अभी तक नहीं ली गई है। मुझे पता नहीं था। कल की उस प्रमोशन के बाद बड़े भाई ने मेरी गरीब वाली इमेज इतनी फैला दी थी कि अब हर कोई जानता था, लेकिन लिन शुएरो अभी भी उलझन में थी। मैंने अभी तक इलाज शुरू भी नहीं किया था, तो फीस किस बात की? तभी लिंगचेन ने आगे बढ़कर फिर से वही गोल्ड प्लेटेड ब्लैक कार्ड निकाला और पूछा कि मैं उनकी मिस का ट्रीटमेंट कब शुरू करूंगा। मैंने ठंडे अंदाज में कहा, पहले मुझे अपने पेशेंट को देखने दो, उसके बाद ही बात करेंगे। और ये कहते हुए मैंने अपना मेडिकल बॉक्स समेटना शुरू कर दिया। लिंगचेन को लगा जैसे मैं जा रहा हूँ। उसने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब जी आप क्या कर रहे हैं? सामान पैक कर रहा हूँ। और क्या लिंगचेन का चेहरा शर्म से लाल हो गया? लेकिन आपने अभी तक सुई भी नहीं लगाई। मैंने लिन शुएरो की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें बहुत जल्दी है? उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। सब आपके टाइम पर डिपेंड करता है। मैंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है तो फिर मेरे साथ चलो। लिंगचेन और डॉक्टर हुआंग दोनों दंग रह गए, पर कहा लिन शुएरो ने बड़ी शांति से बस ठीक है कहा। मैंने ओल्ड मैन जियांग से विदा ली। वो भी साथ आना चाहते थे, लेकिन जियांग के असिस्टेंट ने उन्हें रोक लिया। सर, अभी आप रिकवरी पीरियड में हैं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। ओल्ड मैन जियांग अपनी लाठी के सहारे खड़े हुए और खिड़की की तरफ देखने लगे। अगर शाओ की यहाँ होता तो वो भी शायद अब तक इतना ही बड़ा हो गया होता। असिस्टेंट ने धीमी आवाज में कहा, सर 7वें यंग मास्टर की किस्मत अच्छी होगी। हम नानचेंग आ चुके हैं, उन्हें ढूंढना बस कुछ वक्त की बात है। ओल्ड मैन जियांग की आंखों में अचानक वो पुरानी चमक और प्रेशर लौट आया। जाओ, अनहे काउंटी में फिर से अपनी टीम भेजो। इस बार हाई प्रोफाइल मिशन होना चाहिए। जो भी न्यूज़ देगा उसे मुंह मांगा पैसा मिलेगा। मुझे जानना है कि आखिर यहाँ गड़बड़ कहाँ हुई थी। असिस्टेंट ने ऑर्डर माना और चला गया। बाहर ठंडी हवा चलने लगी थी और मौसम और भी सर्द हो गया था। हॉस्पिटल के बाहर जुया अली नाम की एक जिस टूटी फूटी गली पर ध्यान नहीं दिया था। मिस, जरा संभल कर, लिंगचेन ने छाता ऊपर करते कहा। लिन शुएरो ने शायद ही कभी ऐसे रास्तों पर कदम रखा होगा। उसके महंगे कस्टम मेड हाई हील्स उस उबड़ खाबड़ पत्थरों वाली जमीन के लिए नहीं बने थे, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और ग्रेस ने उसे सबसे अलग बना दिया था, जैसे उसे आसपास के माहौल से कोई फर्क ही न पड़ता हो। हम पहुंच गए, मैंने उस पुरानी दीवार के पास रुकते हुए कहा। वहां खड़ी लिन शुएरो किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। ओ शाओ जियांग, ये तुम्हारी दोस्त है क्या? पड़ोस वाली जांग शन पानी फेंकते हुए एकदम दंग रह गई। ये हमारे इलाके की तो नहीं लगती। लिंगचेन ने बीच में आकर उसकी नजरें रोक दी। झांग शेन घबरा गई। बाप रे, कितना खतरनाक आदमी है। लिंगचेन के चेहरे का निशान देखकर उसने मुझे चुपके से एक तरफ खींचा और कहा, शाओ जियांग, अगर कोई दिक्कत है तो बता। अगर ये कर्ज वसूलने वाले रिकवरी एजेंट्स हैं तो भी फिक्र मत कर। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं जांग शेन, आप गलत समझ रही हैं, ये तो पेशेंट है। पेशेंट? वो हैरान रह गई। अच्छा, शायद तुम्हारी दादी से मसाज कराने आए होंगे, तो जल्दी जाओ, ये तो बहुत अमीर और खूबसूरत दिख रही है। लिन शुएरो ने इस छोटे से इंसिडेंट पर ध्यान नहीं दिया। उसने 5 सेकंड तक उस बोर्ड को गौर से देखा और एक कंक्लूजन पर पहुंची, ये जगह वाकई बहुत गरीब है। क्लिनिक के अंदर का सेटअप बाहर के मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर और रिलायबल लग रहा था। शुरुआत में लिंगचेन को डर था कि यहाँ बहुत गंदगी होगी और उनकी मिस को ट्रीटमेंट कराने में दिक्कत आएगी, पर अंदर का नज़ारा एकदम साफ सुथरा था। ये जिन फैमिली के किसी पुराने मैंशन जैसा लग रहा था। लिन शुएरो ने अपनी आंखों से चारों तरफ का जायजा लिया और उनकी नज़र एक पेंटिंग पर ठहर गई।
वो अपनी कलाई पर बंधी माला को धीरे धीरे घुमा रही थी। अगर मुझे ये पता न होता कि इस पेंटिंग का ओरिजिनल वर्जन एक फॉरेन कलेक्टर ने खरीद लिया है तो शायद मैं भी इसे असली मान बैठता। डॉक्टर हुआंग के लिए ये सब बड़ा अजीब था। आज के मॉडर्न सिटी में इस तरह का फुट मसाज शॉप खोलना ये सिर्फ एक लिटिल जीनियस डॉक्टर ही सोच सकता है। मैंने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा, यह एक मेडिकल क्लिनिक है। डॉक्टर हुआंग ने तुरंत अपनी बात बदली और कहा, यह क्लिनिक वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। तभी ग्रैंडमा जी अपनी लाठी के सहारे अंदर आई। कमरे से बाहर आते ही इतने सारे लोगों को देखकर ग्रैंडमा जी पहले तो चौंक गईं, फिर मुस्कुराकर बोली, क्या ये सब शाओजियान के दोस्त हैं? लिंग चेन ने मौका देखते ही फौरन जवाब दिया, जी हाँ, हम सब दोस्त हैं। ग्रैंडमा जी ने तसल्ली से सिर हिलाया और फिर उनकी नजर लिन शुएरो पर जाकर टिक गई। क्या ये भी इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, लिन शुएरो ने खुद ही सिर हिलाकर हामी भर दी। ग्रैंडमा ने प्यार से मुझे डांटा, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि इतने सारे दोस्त आ रहे हैं, मैं साकी को बाजार भेजकर और खाना पकवा लेती। मैंने व्हीलचेयर लाते हुए उन्हें बैठने को कहा और बोला, ग्रैंडमा, ये लोग खाना खाने नहीं आए हैं, मेरी ये दोस्त थोड़ा अनवेल महसूस कर रही है, मैं बस इसे मॉक्सीबस्टियन थेरेपी देने लाया हूँ। ग्रैंडमा जी खुद एक वेटरन डॉक्टर थीं। लिन शुअरो के चेहरे की रंगत देखकर ही उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। चाओ जियान, तुम्हारी ये दोस्त, इसे सिर्फ मामूली डिस्कम्फर्ट नहीं है, मामला कुछ और भी है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस इसका डाइजेशन और स्प्लीन सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मैं इसे मसाज दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ग्रैंडमा जी ने मेरा हाथ सहलाया और कहा, मेरी नसीहत याद रखना। जी बिल्कुल याद है। छोटी बीमारी हो तो मसाज ठीक है, पर अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो तो ना मसाज करना चाहिए और ना ही मेडिकेशन देनी चाहिए, उन्हें सीधा सामने ले हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। हमारा क्लिनिक गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उन्हें पहले की बातें साफ याद नहीं थीं, पर जब वो होश में आई थी तब एलेना ने उनके कान भरे थे कि ग्रैंडमा के हाथों किसी पेशेंट की मौत हुई थी, इसलिए इस क्लिनिक से दूर रहना ही सेफ है। डॉक्टर हुआंग ये सब नजारा देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। क्या ये सच में वही इंसान है जिसे वो अब तक जानते थे? वो स्मॉल डिवाइन डॉक्टर जो सबको ऐसे देखती है जैसे वो कोई लाश हो। लिंग चेन भी इस वक्त परेशान थी। डॉक्टर हुआंग दंग रह गई। क्या वो एक सर्जन को फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। करना नहीं चाहती। डॉक्टर हुआंग ने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और आगे बढ़ गई। ये तो मेरा सौभाग्य है। असल में वो मेडिकल स्किल्स चुपी छुपे सीखना चाहती थी, तो रिसेप्शनिस्ट बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। काम सौंपने के बाद मैं लिन शुएरो को लेकर अंदर के कमरे में गया। कमरे का माहौल एकदम अलग था। बीच में एक आरामदायक काउच और हवा में मगवर्ट की खुशबू फैली हुई थी। अपने कपड़े उतारकर यहाँ लेट जाओ, मैंने अपना मेडिकल बॉक्स खोलते हुए कहा। लिन शुएरो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यहाँ का सामान पूरी तरह सैनिटाइज्ड है, डरो मत। लिन शुएरो रुकी रही और बस उसे देखती रही। तुम्हें शायद की जरूरत नहीं है, मैंने अपने हाथ मेडिसिन सूप में भिगोते हुए गंभीरता से कहा। कोई अंदर नहीं आएगा। तभी लिन शुएरो ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए अपना कोट उतार दिया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा और शांत लहजे में कहा, अपर बॉडी से सब उतार दो। उसके हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। उसकी काली आंखों में गहराई बढ़ गई और गालों पर लाली छा गई जो उसके मिजाज के बिल्कुल खिलाफ था। फिर भी उसने वैसा ही किया। लिन शुएरो ने अपने कपड़े हटाए और काउच पर लेट गई। मध्यम रोशनी में उसका शरीर चमक रहा था। मैं मुस्कुराया और अपनी उंगलियां सीधे उसके एब्डोमेन पर ले गया। उसकी आंखें झुक गईं। रिलैक्स करो, मेरी आवाज एकदम प्रोफेशनल थी। फिर मैंने अपना हाथ लिन शुएरो के एब्डोमेन पर रखा और नेवल को सेंटर मानकर क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया। कमरा एकदम खामोश था, बस उबलते पानी की भाप की आवाज आ रही थी। लिन शुएरो ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस आदमी के चेहरे को गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में गहराई और बढ़ती गई। मसाज ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 20 मिनट का, पर कई बार उसका मन हुआ कि उसकी उंगलियों को छू ले, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। हो गया, मैंने शांत आवाज में कहा और जुसानली आंखें पॉइंट पर दबाव देकर मसाज खत्म किया। अब तुम कपड़े पहन सकती हो। तभी लिन शुएरो को एहसास हुआ कि वो पसीने से भीग चुकी थी, पर यह उसकी बीमारी वाला ठंडा पसीना नहीं था, बल्कि उसका पूरा शरीर अंदर से गर्म महसूस हो रहा था। उसने मेरी ओर देखा। उसकी गहरी आंखों के पीछे क्या चल रहा था यह समझना मुश्किल था। शुक्रिया, उसने कहा। आज समय कम था, इसलिए बस शुरुआत की है। इस ट्रीटमेंट के दौरान मुझे भी पसीना आ गया था। मैंने अपने माथे को पोंछा। लिन शुएरो का गला जैसे सूख रहा था। उसने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसे थोड़ा ढीला किया। मैंने उसकी बॉडी पर फिर से हाथ रखा, जैसे कोई एक्यूपॉइंट दबा रहा हूं। वो जिस तरह बैठी थी, मैं उसकी सांसों की हरारत साफ महसूस कर सकता था, जो धीरे धीरे मेरी गर्दन को छू रही थी। वो एहसास बहुत ही सॉफ्ट था, जिसने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी। मुझे महसूस हुआ कि उसकी पल्स और सांसों की रफ्तार कुछ बिखरी हुई है। क्या तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है? लिन शुआरो ने धीरे से एक सिसकी भरी और अपना वो खूबसूरत चेहरा दाईं ओर घुमाते हुए पूछा, अभी और कितना वक्त लगेगा? मैंने पूरी तरह प्रोफेशनल होकर जवाब दिया, बस थोड़ी देर और, सिर्फ 6 नीडल्स लगानी है, थोड़ा और सब्र करो।
लिन शुएरो मेरी आंखों में देख रही थी और बोली, लगता है हमारे छोटे डिवाइन डॉक्टर को इस तरह के ट्रीटमेंट की काफ़ी आदत है। इस तरह का ट्रीटमेंट। मैंने हैरानी जताई तो लिन शुएरो ने टोकते हुए कहा, तुम मेरे बहुत क्लोज आ गए हो। आई एम सॉरी, मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि मेरा ये पोस्चर वाकई ठीक नहीं था। वो वहाँ जिस हाल में बैठी थी, बिखरे हुए बाल और वो मदहोश कर देने वाली खूबसूरती, जैसे कोई वाइल्ड ब्यूटी हो। गर्मी की वजह से उसका पीला चेहरा अब लाल पड़ने लगा था। मेरा हाथ उसकी रिस्ट पर था और झुकते वक्त शायद मेरा जिस्म उसकी लेग से टच हो गया था। मैंने एक ठंडी आ भरी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं। लिन शुएर ने अपने कपड़े ठीक किए और बोली, एक डॉक्टर के लिए अक्सर ये सब डिटेल्स मायने नहीं रखती। मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी आंखों में देखा और कहा, सच है, यकीन मानो मैं तुम्हारी ब्यूटी पर फिदा नहीं हूँ। मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक पेशेंट हो। मैंने ये बात इसलिए कही ताकि उसे कोई साइकोलॉजिकल बैरियर या झिझक महसूस न हो।